बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वसीम अनवर है और मेरा ताल्लुक लाहौर पाकिस्तान से है और मैं ऑन पैसिव का प्राउड फाउंडर हूँ। और जैसा कि आपको पता है, रमज़ानुल मुबारक में हम वेबिनार कंडक्ट नहीं कर रहे रमज़ान की वजह से, बट हमने इंटरव्यूज़ का जो सिलसिला शुरू किया है। आज जिस पर्सनालिटी का हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं वो बहुत फेमस हैं और मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। और इनकी एक वजह है कि उनकी बारीक बीनी, वो जिस तरह इंटरनेशनल हर वेबिनार में नज़र आते हैं, हर चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं और उनका जो क्वेश्चन जो भी करते हैं मिस्टर ऐश मुफारे से, तो वो बहुत वैलिड क्वेश्चन होता है और नॉलेजेबल होता है हमारे लिए। उसके बाद वो हमें इंफॉर्मेशन शेयर भी करते हैं उर्दू हिंदी लैंग्वेज में। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा मिस्टर नीरज दलवी को। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम नीरज जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? फैंटास्टिक, बहुत अच्छा लग रहा है। वासिम जी, आप कैसे हो? पाकिस्तान नमस्कार, कैसे है सब? एवरीवन फाइन। सभी फाउंडर्स को नमस्कार नीरज से। जी जी। और पाकिस्तानी आपको बहुत प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। और वाओ, जब जब मैंने उन्हें बताया कि मैं नीरज जी का इंटरव्यू करने जा रहा हूं, तो उन्होंने कहा ये क्वेश्चन कीजिए। देखो, ये उनकी मोहब्बत है। आज हम जो आपसे इंटरव्यू करेंगे, कुछ आपके बारे में पूछेंगे, कुछ ऑन पैसिव के बारे में पूछेंगे और कुछ क्वेश्चन फाउंडर्स के होंगे। और कैजुअली हम इस इंटरव्यू को लेंगे और स्पेशली जो इवेंट हुआ उसका लास्ट में भी डिस्कस करेंगे और आपकी फीलिंग्स और आपकी। आज कोई स्पेशल कोई नोट पैड वाला सिलसिला नहीं होगा। और तो सबसे पहले तो ये बताइए कि मैं चाहता हूँ कि इससे पहले हम ऑन पैसिव की तरफ आए, आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं इंडिया में और क्या करते हैं, तो ये बताइए प्लीज। नमस्कार नमस्कार लोगों, मेरा नाम है नीरज दलवी। मैं हूँ मुंबई से। मुंबई के आउटस्कर्ट्स पे, यानी जस्ट आउटस्कर्ट, मुंबई के जस्ट बाहर एक शहर है थाना करके, और वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं ओरिजिनली बॉम्बे का हूँ, लेकिन रिसेंटली अराउंड दो चार साल पहले मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ। और मेरी एक ओल्डर सिस्टर है, मैरिड टू ए डॉक्टर। और मेरे मैं मम्मी के साथ रहता हूँ यहाँ पे। मेरे फादर एक्चुअली एक्सपायर हो चुके हैं। और मैं बेसिकली ऑन पैसिव में आने के पहले मैं बहुत से जॉब्स किए थे, लेकिन मेरा लास्ट जॉब तो वो कॉल सेंटर में था। और कॉल सेंटर में मेरे को एक्चुअली अमेरिकन क्लाइंट्स को या जो भी फॉरेनर्स है उनको मैं सपोर्ट देता था, कस्टमर सपोर्ट। इसलिए कभी कभी लोगों को लगता है नीरज आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है, तो मैं एक्चुअली उससे यूज टू हूँ। और रात का भी, यानी रात का शिफ्ट रहता था, तो रात को जागने की भी आदत है। तो ये मेरा सीक्रेट है। अगर मेरे को कोई पूछता है कि आप रात को वेबिनार्स कैसे अटेंड कर रहे हो, तो वसीम जी आज मैंने आपको मेरा सीक्रेट बताया। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त। और मुझे जो आपकी जो एक बात एज ए फाउंडर पसंद है कि आपकी डेडिकेशन और आप जिस तरह ऑन पैसिव को सीरियसली लेते हैं और टू द पॉइंट चीज की तरफ जाते हैं। और मैं देख रहा होता हूँ कि वहां पर जो इंटरनेशनल वेबिनार में जो लोग होते हैं वो क्वेश्चन नहीं कर पाते जो उन्हें करने चाहिए। मिस्टर ऐश मुफारे से उस टाइम को, उस पीरियड को यूटिलाइज करना चाहिए। लेकिन आप अगर 1 मिनट या 2 मिनट भी बात करते हैं, आपका क्वेश्चन काफी वैलिड होता है और वो क्वेश्चन होता है जो हम जानना चाह रहे होते हैं। तो इसलिए मैं आपको कंग्रेचुलेट करता हूं और थैंक यू अदा करता हूं कि आप हमारे लिए इतना स्टेप लेते हैं और नेक्स्ट फिर आप टीम चैंपियन के वेबिनार हो या कहीं भी हो, आप अपडेट भी देते हैं हिंदी जबान में। और ये कि ताकि हम लोग समझ सकें। और आई थिंक मैं आपको पीटर सरूर सर से एक स्टेप आगे इस तरह कंसिडर करता हूं। पीटर सरूर सर जस्ट समरी पेश करते हैं, तो आप थोड़ा एक्सप्लेन भी करते हैं। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ, आपकी डेडिकेशन को सलाम कहता हूँ। अच्छा सर, ये बताएं कि आप ऑन पैसिव आपने कब ज्वाइन की और क्यों ज्वाइन की? और आप आई थिंक 2019 में आपने ज्वाइन किया था अर्ली। आप कहते हैं ना अर्ली बर्ड में से आपका शामिल है।
और ऑब्वियसली जब आपने ज्वाइन किया था उस वक्त तो ऑन पैसिव का शायद वेबसाइट भी नहीं थी और दूसरी चीजें भी नहीं थी, तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा था, वो कैसे हुआ आपका आना? ओके, तो चार एक्चुअली आपने वासिम ये रॉन्ग बोला, 2019 नहीं, मैंने 2018 में ज्वाइन किया ओह था। ग्रेट, सॉरी। तो 4 अक्टूबर 2018 में ज्वाइन किया था। एक्चुअली मैं इसके पहले बहुत ऑनलाइन प्रोग्राम्स करता था, और बहुत यानी लोगों से इंट्रोडक्शन हुआ था। तो एक फॉरेनर थे, लैरी फ्रेंची करके, पहली बार आपको बता रहा हूँ मेरे स्पॉन्सर का नाम, फेमस नहीं है, वेबिनार्स में नहीं दिखते, वो अटेंडीज रहते हैं, लेकिन वो मेरे स्पॉन्सर है और यूएस से है। और उन्होंने मेरे को लिख दिया था और बोला था कि ये देख लो, हम पहले एक ही प्रोग्राम करते थे और दोनों का नुकसान हुआ था। तो 4 अक्टूबर 2018 में मैंने डिसीजन लिया। तभी 2 वीडियोस थे, 2 वीडियोस लाइक उस तभी थॉट प्रोसेस था 2018 में कि पैसा कमाने का है, बस यही थॉट प्रोसेस था। 2 वीडियोस थे, 2 वीडियोस में थोड़ा सा कुछ अलग लग रहा था, लेकिन क्या अलग रहा था मेरे को मालूम नहीं था। मैं जस्ट ज्वाइन किया, $100 था, क्योंकि मैं सक्सेसफुल होना चाहता था। वो थॉट प्रोसेस था 2018 में। तो ये थी मेरी, तो वाई अगर मेरे को पूछोगे तो 2018 का वाई था कि मैं पैसा कमाना चाहता हूँ। जो बाकी के अपॉर्चुनिटीज भी ट्राई किए थे, चलो और एक ट्राई करते हैं, और मेरा फ्रेंड था, उसने सजेस्ट किया था, तो ट्रस्ट रख के मैंने ज्वाइन किया था। सो ये था 2018 में। जी जी बिल्कुल। और अब जैसा कि आप हर वेबिनार में भी होते, इंटरनेशनल वेबिनार में नजर आते हैं, इंडियन वेबिनार में नजर आते हैं, और आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो जाहिर है आपके नॉलेज, आपने काफी गेन किया होगा 2018 से अब तक। तो अब आप ऑन पैसिव के बारे में आपकी क्या राय है? अब ऑन पैसिव को किस नजर से देखते हैं? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हम ये जानना चाहते हैं। ओके, ऑन पैसिव को अगर बराबर से समझना है, तो आपको एंगेज रहना पड़ेगा। आप एक दिन आके अगर उठ के बोलोगे हाँ मेरे को ऑन पैसिव है, समझ नहीं आ रहा है, तो नहीं समझने वाला है। आपको ऐश को सुनना पड़ेगा 4-4 5-5 घंटे में भी। आप लाइव नहीं देख सकते तो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। मैंने जब भी स्टार्ट किया था, तो मैं थोड़ा सा बैक में जाऊंगा और मेरा ट्रांजिशन कैसा हुआ है मैं जाऊंगा। तो क्योंकि मेरे को मालूम है कि सभी फाउंडर्स का ट्रांजिशन ऐसे ही होता है। इनिशियली वासिम जी, मैंने जब 2018 में वेबिनार्स जब भी चालू किया था, तभी मेरे को बहुत तकलीफ होती थी। मैं आपको ओपनली बोल रहा हूँ, क्योंकि ये 4-4 5-5 घंटे, और रात को वेबिनार रहता था, सो जाता था। एज ए अटेंडी था तो प्रॉब्लम नहीं था, वो मेरा वॉइस नहीं आता था, लेकिन सो जाता था, फिर से आधे एक घंटे में उठ जाता था और देखता था क्या हुआ है, बाद में वीडियो रिकॉर्डिंग देखता था। तो ये मेरी स्टार्टिंग थी। लेकिन जब तभी मैं बाद में मेरे को रियलाइज हुआ कि ये आदमी अगर कंटिन्यूअसली अगर इतना 4-4 5-5 घंटा वेबिनार कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो मेरे को रियलाइज हुआ कि ये उनकी पैशन है, वो सचमुच में यानी बहुत अच्छे इंटेंशंस है उनके, और वो कुछ करना चाहते हैं। तो तभी से मेरा वो लाइट बल्ब क्लिक हो गया, और तभी से मैं यानी बहुत एक्टिवली सुनता हूँ, अंडरस्टैंड करता हूँ। तो ऑन पैसिव बहुत बहुत बड़ा है। जब भी 2018 में स्टार्ट हुआ था, जुलाई में चालू हुआ था न, ऐश ने भी नहीं सोचा था कि इतना आगे जाएगा। तो वो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते थे, थोड़े से प्रोडक्ट्स लाके स्टार्ट करके करना चाहते थे। लेकिन ये बुर्ज खलीफा में ऑफिस और बाकी सब जो हम बात करेंगे आगे, लेकिन वो कभी भी नहीं था पिक्चर में। तो जो विजन है ना, वो इनिशियली बहुत छोटा था और आगे आगे बढ़ता गया। तो अभी विजन बहुत बड़ा है, और डेफिनेटली
डेफिनेटली फाउंडर्स, प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आपको विजन नहीं समझ में आ रहा है तो नो प्रॉब्लम, उसके लिए सॉल्यूशन एक ही है कि आप आज एंगेज रहिए, जितना आप वेबिनार सुनेंगे उतना आपको समझ में आ जाएगा। और जैसा मेरा लाइट बल्ब क्लिक हुआ, आपका भी होगा। किसी का बहुत अर्ली होता है, किसी का लेट होता है, लेकिन जब भी आपको वो लाइट बल्ब क्लिक होगा, आपको पूरा पिक्चर समझ में आ जाएगा। थैंक यू वासिम जी। जी जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। और बिल्कुल आपने सही बात की कि हमें अगर आप मेरी एग्जांपल भी लें तो मुझे भी इतना नॉलेज इसी तरह गेन हुआ कि मैंने वेबिनार्स अटेंड किए, और आपको एक वेबिनार में आप नहीं समझ सकते, आपको कंटिन्यू, कहते हैं ना, आपको कनेक्शन होना चाहिए, आपका कंटिन्यूटी होनी चाहिए, देन फिर आप अगर बीच में मिस कर दिया तो आप चीजें मिस कर जाते हैं। तो क्योंकि हमारे पास कई ऐसे फाउंडर्स हैं जो ऐसा क्वेश्चन कर जाते हैं जो कि हम समझते हैं कि इनको ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, उसकी वजह ये होती है कि वो उनको नॉलेज नहीं होता। अच्छा नीरज जी, ये बताइए कि जब हम ऑन पैसिव की ऑन पैसिव को डिफाइन करते हैं, हम एक तो ये कहते हैं ये एक आईटी कंपनी है और एआई कंपनी है, और दिस इज नॉट एमएलएम। क्या आप ये तीनों चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं? अगर ये एमएलएम नहीं है तो इसका हमें क्या बेनिफिट है? तो हम ये क्यों डिफाइन करते हैं कि एमएलएम है? जी, एमएलएम नहीं है जी। एमएलएम में क्या होता है कि जनरली आप अगर एमएलएम को देखें तो मैं फ्रैंकली बोलूं तो मैंने ज्यादा एमएलएम किए नहीं है, लेकिन मैं तो एमएलएम बताऊंगा कि क्या होता है। कि एमएलएम में आप रिक्रूटिंग में कितने आदमी लाते हो उस पे ज्यादा फोकस रहता है, बहुत डिपेंड करता है उसके ऊपर। ऑन पैसिव वैसे नहीं है, यहाँ पे क्लियरली बोला जाता है कि आपको अगर रिक्रूटिंग की जरूरत नहीं है। ये मेजर डिफरेंस है। दूसरा, एमएलएम में अगर आप एक एमएलएम कर रहे हो तो दूसरे एमएलएम को प्रमोट नहीं कर सकते। यहाँ पे ऐसे नहीं है। ऑन पैसिव में आप अपने प्रोडक्ट्स प्रमोट करो, आपको प्रोडक्ट करो, और ये बहुत बड़ी चीज है। हमें हीरो बनाया जा रहा है, ना कि onpassive.com को। तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो ये दो डिफरेंसेस है, मेजर डिफरेंसेस है एमएलएम। आई थिंक आपको भी मालूम रहेंगे और भी डिफरेंसेस। या बिल्कुल बिल्कुल। और एआई के बारे में बताइए कि आईटी कंपनी क्या होती है, जो लोग नहीं जानते, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक बात नोट की है, बहुत सारे फाउंडर्स ऐसे हैं जिसको जो कि जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, और हम काफी बातें हम ये समझ रहे होते हैं कि हमें अगर समझ आ रही है तो दूसरा भी समझ रहा है। तो ये मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ उनके लिए कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, मैं चाहता हूँ वो आपके जरिए वो क्लियर हो। ये एआई क्या होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आईटी कंपनी क्या होती है? जी आईटी कंपनी क्या होती है, यानी उनके उसके लिए सिंपल एग्जांपल है गूगल, फेसबुक, ट्विटर, ये सब आईटी कंपनीज होती है, यानी टेक्नोलॉजी में डील करने वाली कंपनीज। तो ऑन पैसिव भी आईटी कंपनी है जो एआई रिलेटेड प्रोडक्ट्स में डील कर रही है। तो एआई क्या है? एआई भी टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और आजकल का लेटेस्ट ट्रेंड है। एआई को मैं टेक्निकली तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन सिंपल एग्जांपल्स के साथ आपको शेयर करूंगा कि एआई क्या होता है। कि फॉर एग्जांपल सबके पास अभी तो नेटफ्लिक्स होता है। आप एक नेटफ्लिक्स पे पिक्चर देखते हो तो वो आपका यानी आपकी लाइकिंग क्या है वो नेटफ्लिक्स रिकॉर्ड करता है, और आपको प्रेफरेंसेस आगे के मूवीज देखने के प्रेफरेंसेस बेस्ड ऑन दैट वो बताता है। तो ये होता है एआई, जो यानी डेटा है उसको स्टडी करता है और स्टडी करके बताता है। या फॉर एग्जांपल अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है शेयर्स का या क्रिप्टो का, तो वो यानी वो हम अगर ट्रेडिंग करते हैं तो बहुत इमोशंस होते हैं, और इमोशनल डिसीजंस यानी बहुत यानी नुकसान करते हैं। तो एआई क्या होता है, वो इमोशन निकाल देता है, अल्गोरिदम्स रहते हैं, और वो ट्रेडिंग करता है। जस्ट एग्जांपल्स दे रहा हूं। तो एआई बेसिकली वही है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे ह्यूमंस के जो रिपीटेटिव टास्क है उसको रिप्लेस किया गया है, और ह्यूमंस अपने
बाकी के लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि हम रोबोट्स को ह्यूमन यानी ब्रेन दे देते हैं, ह्यूमन माइंड दे देते हैं कि वो और जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं वो उसके अकॉर्डिंग काम करता है। बराबर, ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, ये बताएं कि अगर हम ऑन पैसिव की प्रोडक्ट्स की बात करें तो अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब हम डिजिटल प्रोडक्ट्स, डिजिटल टूल्स की भी बात करते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या भला है, हमें क्या मिलने वाला है। तो मुझे थोड़ा सा ये बताइए, स्टार्ट में हम डिजिटल मार्केटिंग टूल की बात करते थे जब ऑन पैसिव स्टार्ट हुई थी 2018 में, जब आपने ज्वाइन किया था। तो बाद में डिजिटल प्रोडक्ट्स की बात होने लगी और इंटरनेट की तमाम डिजिटल प्रोडक्ट्स। तो इसमें क्या डिफरेंस हुआ और हमें हमें क्या फायदा हुआ? क्या हम वो पहले वाली डिजिटल मार्केटिंग रखते हैं या अब डिजिटल प्रोडक्ट्स? मैं चाहता हूँ कि आप डिजिटल प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेन कर दें, ये क्या चीज़ होती है और डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग टूल क्या होते हैं। जी ओके, डिजिटल प्रोडक्ट्स और डिजिटल मार्केटिंग में मेरे को लगता नहीं कि ज्यादा कोई डिफरेंस है। डिजिटल तो मैं डिफाइन करूंगा कि दो टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, एक होते हैं फिजिकल प्रोडक्ट्स, दूसरे होते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स। फिजिकल प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो आपको उसका स्टोरेज रखना पड़ता है, आपको वो यानी इन्वेंट्री जो बोलते हैं, उसके पास आपको शिपिंग करना पड़ता रहता है, उसके पास यानी उसके नहीं गया उसके रिफंड्स विफंड्स मैनेजमेंट बहुत लगता है उसमें, फिजिकल प्रोडक्ट्स में। लेकिन डिजिटल क्या होता है, फॉर एग्जांपल अभी हमारा जूम जूम जो है वो एक डिजिटल प्रोडक्ट है। आप डाउनलोड कीजिए, हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल करो और यूज करो, सिंपल। तो ये डिजिटल सिंपल टू यूज होते हैं, कन्वीनियंट होते हैं, लाइक उनको कुछ ऐसा देना नहीं पड़ता, मैनेजमेंट एकदम सिंपल रहता है, तो ये होते हैं। तो ऑन अभी डिजिटल मार्केटिंग टूल्स का आप बोल रहे थे, तो डिजिटल मार्केटिंग अगर आपकी एक वेबसाइट है, वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल आपका कोई भी बिजनेस है, ऑफलाइन बिजनेस है, तो आजकल के दुनिया में लाइक 2022 या आगे भी आपको सिर्फ ऑफलाइन बिजनेस रख के कुछ फायदा नहीं है, आपको ऑनलाइन बिजनेस, आपको ऑनलाइन आना पड़ेगा। ऑनलाइन से क्या होगा कि पूरा वर्ल्ड आपका पूरा यानी पूरे कस्टमर्स हो सकते हैं। तो अभी वो कस्टमर्स आने के लिए आपको कुछ ना कुछ आपका जो ऑनलाइन बिजनेस है उसको आपको लोगों को दिखाना पड़ेगा, उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग होते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग में हो सकता है कि फॉर एग्जांपल कि ईमेल मार्केटिंग होता है कि आप बल्क में सबको जो जो भी प्रोस्पेक्ट्स है आपको उनको भेज दो, या आप और भी यानी आप फोटोज बना सकते हो, डिजिटल फोटोग्राफ्स, वो सब हो सकता है। आपका वो मेल हो सकता है, एक होता है बल्क ईमेल, एक होता है नॉर्मल ईमेल, एक होता है एक अच्छी सी वेबसाइट बनाना उसका। तो एक वेबसाइट बना, सिर्फ वेबसाइट बना के फायदा नहीं है उसको, जैसे भी आपका ऑफलाइन बिजनेस में एक अच्छे एरिया में लोकेशन होना चाहिए, वैसे ही आपको वेबसाइट भी लगती है, उसका होस्टिंग भी लगता है, जो मैनेज करता है वो वेबसाइट। तो ये सब डिजिटल टूल्स है। और ऑन पैसिव में ये अमेजिंग फैसिलिटी है कि ये सभी ऑनलाइन टूल्स है वो एक साथ आपको मिलेंगे, और ये एक गेम चेंजर है। क्योंकि अगर कोई मार्केटर या कोई भी देख रहा है ये वीडियो, तो उनको मालूम है कि अगर वो अगर वो वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो ये वेबसाइट को जाके उनको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, बाद में होस्टिंग का उनको लेना पड़ेगा, तीसरे जगह बल्क ईमेल का लेना पड़ेगा। ऑन पैसिव क्या कर रहा है कि सबको एक साथ ला रहा है, और ये एक गेम चेंजर। जी बिल्कुल जबरदस्त। नीरज जी, यानी आपके कहने का मकसद ये है, डिजिटल प्रोडक्ट्स यानी इंटरनेट की तमाम जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं वह कहलाती हैं, जो सॉफ्टवेयर हैं, और डिजिटल मार्केटिंग टूल उस तमाम डिजिटल प्रोडक्ट्स का एक छोटा सा हिस्सा है, जो कि हम ऑफलाइन बिजनेस को जब ऑनलाइन करते हैं वहाँ यूज होता है।
ठीक हो गया बराबर। तो यानी हम पहले जब स्टार्ट में हमें एक छोटी सी चीज दी जा रही थी और $97 में हम पे कर रहे थे। और ये एक अच्छी बात है ऑन पैसिव की कि मिस्टर ऐश मुफारे की, उन्होंने हम पर बर्डन नहीं डाला। हालांकि आपको पता है 2018 से अगर आप देखें तो क्या क्या चीजें इंक्रीज हुई है, क्या क्या चीजें हमें मिलने लगी हैं। फिजिकल प्रोडक्ट की भी बात हुई है, 30 फिजिकल प्रोडक्ट की बात हुई है। लेकिन ये कि प्राइस वही हमें हमने जो पे किए $97, उसमें इजाफा नहीं हुआ। आई थिंक ये एक अप्रिशिएट करने वाली बात है। और यहाँ से मिस्टर ऐश मुफारा के विजन का भी पता चलता है। वो आम आदमी के बारे में सोचते हैं, उन पर ज्यादा बर्डन नहीं डालना चाहते, वो कोई बिजनेस नहीं करना चाहते, वो ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, म्यूचुअल बेनिफिट की बात करते हैं। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है जो मेरी एक टीम में से किसी ने किया था, मैंने उन्हें रिप्लाई तो दे दिया था, मैं चाहता हूँ उसका आप जवाब दें। तो ऐसे में एक लोग वो क्वेश्चन करते हैं जो कि आईटी के नहीं होते, जो सिर्फ अपेरेंटली चीजों को देख रहे होते हैं और बैकएंड पे उनको चीजों का इतना आइडिया नहीं होता। तो एक क्वेश्चन किसी ने किया है मेरी टीम मेंबर ने कि ऑलरेडी अगर गूगल में 50 60 70 प्रोडक्ट हैं जो कि फ्री में मिल रही हैं, तो हम तो लोग ऑन पैसिव क्यों खरीदेंगे? तो क्या क्या रीजन होगी कि ऑन पैसिव लोग खरीदेंगे जबकि उन्हें फ्री में ये चीजें मिल रही है? तो उनका मैंने डिफरेंस तो बता दिया था, लेकिन मैं चाहता हूँ आप इसके बारे में एक्सप्लेन करें कि क्या डिफरेंस है उन प्रोडक्ट में और ऑन पैसिव की प्रोडक्ट में, और कैसे क्या उसमें इजाफी चीज है, क्या बेनिफिट है इसमें? जी थैंक यू वासिम। तो गूगल बहुत अच्छी कंपनी है, और मैं पर्सनली, एंड नॉट ओनली मैं, लेकिन पूरी दुनिया उनके प्रोडक्ट्स यूज करती है। और लाइक क्या होता है कि इंटरनेट में अगर आप प्रोडक्ट्स यूज करते हो तो रेवेन्यू जनरेट होता है, आपका इंफॉर्मेशन उनके पास रहता है, प्लस वो अगर चाहे तो वो इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं, एडवर्टाइजर्स को बेच सकते हैं, और उससे उनका इनकम होता है। तो यहाँ पे मेन डिफरेंस क्या है? तो गूगल जब गूगल, फिर से मैं बोलता हूँ कि बहुत बड़ी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, लेकिन गूगल ने कभी ऐसे सोचा नहीं कि उनका जो प्रॉफिट है उसका कोई थोड़ा भी प्रॉफिट शेयर हमारे जो यूजर्स है उनके साथ शेयर करें। ऑन पैसिव में ये सब गेम चेंजर है। सेकंड गेम चेंजर है कि आपको यानी वो आप प्रोडक्ट्स भी यूज कर रहे हैं, और उसके लिए जो भी कंपनी का जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा उसका थोड़ा सा हिस्सा आपके साथ बांटा जाएगा। और ये सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि बड़े बड़े कंपनीज यानी बहुत अच्छे सर्विसेज तो देती है, लेकिन वो प्रॉफिट है वो अपने को ही लेना चाहती है। मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए। यहाँ पे ऑन पैसिव में क्या हो रहा है कि यस, हम बनाएंगे प्रॉफिट और हम सबके साथ बांटेंगे, सो सभी हैप्पी रहेंगे। तो जो रिच और पोर का डिफरेंस है वो एज सर रिड्यूस करना चाहते हैं, और ये बहुत बड़ी चीज है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने जबरदस्त आपने बताया। और लोग एक्चुअली लोग समझते हैं कि सिर्फ गूगल जो प्रोडक्ट दे रहा है, और मेरा जो ख्याल है कि गूगल जो हमें प्रोडक्ट फ्री में दे रहा है, लेकिन वो हम यूज करने से जितना फायदा वो उठा रहा है। तो ऑन पैसिव जो करेक्शन टू करप्शन की बात करती है, तो वो ये है कि यहाँ पर जो हम सोशल मीडिया की जो भी इसकी प्रोडक्ट होंगी यूज करेंगे, हम अर्न भी करेंगे, हमें वो हमारा हक मिलेगा। ठीक है, ये तो बेनिफिट ये है। सेकंड, जो प्रोडक्ट आप कंपेयर कर रहे हैं, जो आपको ऑलरेडी मार्केट में है, गूगल के पास भी है, वो भी हमारी काफी अच्छी होगी और उसके काफी बेनिफिट मिलेंगे। लाइक डेट जीमेल की अगर बात करते हैं, जीमेल हमें हमें एक लिमिटेड कैपेसिटी देता है 25 GB की, और उसमें स्पैम मेल्स भी आती हैं। लेकिन ये ओ मेल में एक तो हमें कुछ स्पैम मेल नहीं आएगी, नंबर वन। नंबर टू, सिक्योर होगा। और नंबर थ्री ये है कि ओ मेल जो है कि उसकी अनलिमिटेड कैपेसिटी होगी। और आई थिंक ये इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। हमें अब मैं बजाते खुद अगर मुझे कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए, अगर गूगल ड्राइव की चाहिए, तो मैं मुख्तलिफ ईमेल यूज़ करता हूँ, तब हमें मुख्तलिफ डिफरेंट ईमेल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी।
तो ये अपेरेंटली जो चीजें नजर आ रही हैं वो ऐसी नहीं है। हमें अगर जो जो आईटी के जो यहाँ पर जो लोग हैं वो इस बारे में ज्यादा बेहतर जानते हैं। नीरज जी, आपको यह याद होगा एक इंटरनेशनल वेबिनार में एक किसी ने क्वेश्चन किया था इंडिया से कि मैं अकाउंटेंट हूँ या अकाउंटिंग के बारे में क्वेश्चन किया था, वो कब आएगा, क्योंकि हम जो ऑलरेडी जो सॉफ्टवेयर है वो इतना एक्सपेंसिव है, हम पे कर रहे हैं, तो वो कब आएगा। उन उन लोगों को इसकी वैल्यू का पता है। वो लोग तो वो तो सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात कर रहे थे। यहाँ पर तो अगर ओ स्टाफ की बात की जाए, ओ अकेडमी बात, हमारे पास तो प्रोडक्ट्स ही काफी हैं। अभी तो हमें बताई ही थोड़ी गई हैं जो हमारे लिए तो सरप्राइज होंगे जो आगे नेक्स्ट आएंगी आई थिंक। तो अच्छा ये बताइए, एक क्वेश्चन और किया जाता है जो कि लोगों के जहन में ये है कि 1.3 मिलियन 12-13 लाख लोग फाउंडर बन चुके हैं, तो तो अब हमारी प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, हम सारे तो हम ही आ गए। उनके ख्याल में 1.3 मिलियन से ज्यादा लोग ज्यादा नहीं होंगे, ज्यादा से ज्यादा डबल हो जाएंगे। तो आप एक तो ये क्लियर कीजिए कि वो अर्निंग कैसे होगी उनको जो फाउंडर्स होंगे। जी बहुत अच्छा सवाल है कि अर्निंग कैसे होगी। सबसे बड़ा सवाल पैसा कैसे आएगा। तो यहाँ पे पैसा कैसे आएगा उसके लिए पहले आपको समझना है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है पूरा इंटरनेट सॉल्यूशन है। तो इंटरनेट सॉल्यूशन यानी पूरे जो भी इंटरनेट पे जा रहे हैं लोग उनको यूजफुल होगा। तो पहले तो कितने लोग इंटरनेट पे जा रहे हैं, तो अराउंड 4.5 बिलियन लोग, मिलियन नहीं, 4.5 बिलियन लोग। तो ये हमारा कस्टमर बेस हो सकता है। अभी हम हर एक थोड़ी प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैक्सिमम कितना होगा। तो इतना हमें हमारे पास स्कोप है। तो क्या होगा कि अभी हम फाउंडर्स है, थोड़े टाइम के बाद फाउंडर्स पोजीशन खत्म होंगे, उसके बाद हम प्रोडक्ट्स बेचना चालू करेंगे। आपकी जो लिंक है वो आपको यानी आपकी लिंक है वो सब जगह पे जाएगी। तो उसके बाद मार्केटिंग होगा। तो आपके फॉर एग्जांपल आपके लिंक से अगर जो कोई ज्वाइन करता है तो आपको कमीशन या कुछ पार्ट आ सकता है। उसके बाद में हम एक्चुअल जब भी फाइनल लॉन्च की तरफ जाएंगे तभी हमें एक सब्सक्रिप्शन अमाउंट देनी है बिटवीन $200 to $300। लेकिन सब्सक्रिप्शन एक महीना ही देनी है। नेक्स्ट महीने से आपको प्रॉफिट्स में से ही वो कंट्रीब्यूट होंगे। तो प्लीज वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन अगर बोलते हैं तो लोगों के कान खड़े हो जाते हैं कि हर महीना 200-300, अरे ये तो बताया नहीं गया था। तो वो क्लियर कर रहा हूं। तो उसके बाद आपका एक डोमेन क्रिएट होगा। डोमेन यानी क्या, आपकी एक वेबसाइट क्रिएट होगी, यानी wasim.com या neeraj.com। और वहां पे आप जो पैसा भर रहे हो उसके अगेंस्ट आपको ट्रैफिक भेजा जाएगा। और ट्रैफिक ट्रैफिक भी कैसा होगा, वो टारगेटेड ट्रैफिक होगा। टारगेटेड ट्रैफिक यानी क्या कि ये फॉर एग्जांपल ये आपके प्रोडक्ट्स है, और वो प्रोडक्ट्स आपके इंटरनेट रिलेटेड प्रोडक्ट्स है। और यहाँ पे आपका ट्रैफिक यानी लोग है जो यही प्रोडक्ट्स चाहते हैं। तो ये पहले ही कंपनी ने आइडेंटिफाई किया है वो लोगों को, और वो लोगों को आपके वेबसाइट में बेचेंगे। तो होगा क्या कि वो कन्वर्जन के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। और कन्वर्जन के चांसेस अगर बढ़ जाएंगे, थोड़े कन्वर्जन होंगे, तो उसका कमीशन किसको आने वाला है, आपको आने वाला है। आपको क्यों आने वाला है, क्योंकि आपके वेबसाइट से सेल हुए हैं। तो ऐसे करके वो कमीशन आने वाले हैं। और भी सरप्राइजेस है ऐश ने। तो ना मैं ना वासिम बता सकते कि ओके ये एंटायर स्ट्रक्चर है, यहाँ से पैसे आएंगे, यहाँ से पैसे आएंगे, यहाँ से पैसे आएंगे, यहाँ के पैसे आएंगे, नहीं। लेकिन ये जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे आएंगे। उसके अलावा मेरे को मालूम है कि बहुत बहुत रेवेन्यूज रहेंगे एज सर के साथ, और अभी तक उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किए। वासिम में भी आप अगर कुछ ऐड करें इसमें। जी बिल्कुल। एक्चुअली एक क्वेश्चन भी एक साथ किया जाता है कि यहाँ पर हमारे अर्निंग के कितने तरीके होंगे।
तो अब ये कि एक्चुअली आपने सही कहा, अभी हमें काफ़ी चीज़ें हाइड की, जिसकी रीज़न है आई थिंक, जिस तरह ये स्कैम होता है, कॉपी कैट, बड़े कुछ सिलसिले होते हैं, नेगेटिविटी होती है, तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं हाइड की जाए। आपको याद होगा स्टार्ट में एक पैकेज दिया गया था और वो काफ़ी कंपनियों ने उसे कॉपी कर लिया था, उसकी जिसकी वजह से रिमूव करना पड़ा। और यहाँ पर अर्निंग के जो तरीकों की बात होती है, वो तो जब हम जब जॉइन लॉन्च होगी तब तो हमें पता चलेगा ये। लेकिन वाकई एक ऐसे लेफ्ट से हमारी अर्निंग होगी, राइट से अर्निंग होगी, और उसमें सबसे पहले तो हम जो ट्रैफिक पैकेज बाय करेंगे, वो जो हमारी वेबसाइट बनेगी, जो हमें बिजनेस मिलेगा। नॉर्मली क्या होता है कि अमेज़न, हम हमारी ख्वाहिश होती है इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, अगर कोई बिजनेस करें जो हम कमाएं तो अमेज़न में काम करें। लेकिन अमेज़न में हर शख्स कामयाब नहीं होता, क्योंकि उसमें काफ़ी टूल यूज़ करने पड़ते हैं, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। हर शख्स के पास इतनी अकल नहीं है कि वो इस चीज़ को मैनेज कर सके। बट यहाँ पर अगर अमेज़न वाला काम अगर ये ऑन पैसिव करे, रोबोट्स करें, तो इससे बेहतर क्या बात हो सकती है। बल्कि हमारे पास बल्कि एक प्रोडक्ट आप एक जो मिस्टर ऐश ने ओ कॉमर्स की बात की थी, वो तो लाइक डेट अमेज़न ही है हमारी। वो तो जब ये चीज़ें जब आएँगी तो हमें पता चलेगा इसके कितने बेनिफिट हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं। तो इसके अलावा हमें स्पिल ओवर आएगा, जो ट्रिपल एंट्री बोनस, जो इस तरह की बातें की हैं, और जिसको नो डाउट अभी एक्सप्लेन नहीं किया गया, लेकिन ये है कि हमें फिर बड़े-बड़े ब्रांड मर्ज हो गए, क्योंकि हमारे जो हम प्रोडक्ट का पैकेज होगा वो इतना सस्ता होगा, जो मार्केट में अवेलेबल जो प्रोडक्ट होंगी बहुत महंगी होंगी। तो बड़े-बड़े ब्रांड खुद मर्ज होंगे और 1% फाउंडर होंगे, 99% कस्टमर्स, जैसा कि उन्होंने बताया था, फाउंडर्स को ही बेनिफिट होंगे। अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं ना कि हम कस्टमर क्यों ना बन जाए, लेकिन फाउंडर को जो बेनिफिट होगा तो वो तो आई थिंक किसी को भी नहीं होगा। और यानी कि जो ट्रैफिक हमें ज़्यादा मिलेगी, हमें जो भी प्रोडक्ट नहीं आएगी हमें टेस्ट करने की नहीं मिलेगी। इसके अलावा और बहुत सारे एडवांटेज होंगे जो कि फाउंडर को मिलते हैं। और आप ये देखेंगे काफ़ी चीज़ों के रेवेन्यू, जैसे आपने बात की, उसका हमें हमें शेयर मिलेगा। तो यानी ये कि हमें फाउंडर का जो बेनिफिट है वो जो हमें बताया गया उससे कहीं ज़्यादा हमें मिलने वाला है। बराबर मैं सही कह रहा हूँ नीरज जी? डेफिनेटली आप परफेक्ट हो। मैं सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं और पुष्पिंदर बहुत बातें करते थे कि ओके, इस यहाँ से भी रेवेन्यू आ सकता है, इससे का कितना आ सकता है। और तो हमने बाद में उसकी बातें यानी उसके बारे में बात करना ही छोड़ दिया, क्योंकि बहुत रेवेन्यूज है जो हमें भी मालूम नहीं है। क्योंकि ऐश एक 20 साल से मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उनको मालूम है कहाँ से बेस्ट इनकम जनरेट हो सकती है। तो मैं फाउंडर्स को या सभी जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको बताना चाहूंगा, हाँ मेरे को पता है कि आपके जो पहले जो भी बिजनेस किए हैं वहां पे एक टिपिकल एक कॉम प्लान होता था, वहां पे आपको अंदाजा आता था कि कितना होगा क्या होगा। लेकिन आपको प्लीज 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 समझना है कि ये एक डिसरप्टिव बिजनेस है। यहाँ पे जो पहली चीज है उसको पूरा चेंज कर रहे हैं, और उसमें तो चेंज कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें थोड़ा चेंजेस एक्सेप्ट करना पड़ेगा। स्पेशली ये कॉम्पेंसेशन प्लान है, आपके मन से वो निकाल दीजिए कि मेरे को कितना आएगा, डेफिनेटली आपको अच्छा आएगा। और जितना मैं एप्स को जानता हूँ और वासिफ जी भी जानते हैं, 2018 से ऑब्जर्व किया है, लोगों के बारे में सोचते हैं, तो डेफिनेटली ज्यादा से ज्यादा आपको रिटर्न यानी देंगे। इतना ही मैं बताना चाहता हूँ। थैंक यू। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही आपने बात की। और बाकी आपने बिल्कुल सही बात की। शुरू में मैं भी इन चीज़ों पे गौर करता था, लेकिन जब मुझे जब पता चला ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा है, तो मैंने सोचा तो क्यों ना यहाँ से फोकस हटाकर उन प्रोडक्ट की तरफ फोकस किया जाए, उसके बारे में नॉलेज दिया जाए कि क्या है और इसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर हमारे वेबिनार्स में, आपको पता है कि हम इस चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। यही रीज़न थी, आपने जो आप भी हमारे वेबिनार में आए थे, हाउ वन पैसिव कैन इम्प्रूव हेल्थ डिपार्टमेंट। हमने वेबिनार कंडक्ट किया कि हेल्थ, क्योंकि ऑन पैसिव नो डाउट हर डिपार्टमेंट को इफेक्ट करने वाली है, तो हमें हर डिपार्टमेंट को एक्सप्लोर करना है
कि कैसे ऑन पैसिव के जरिए डिफरेंट डिपार्टमेंट को एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो इन फ्यूचर में हम कोई मजीद डिपार्टमेंट के बारे में भी बात करेंगे। अच्छा नीरज जी, एक जो कन्फ्यूजन जो अक्सर लोगों को होती है, क्योंकि आपको पता है इंडिया में भी पाकिस्तान में भी मेजॉरिटी जो फाउंडर्स हैं वो अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं है, आईटी से रेलिवेंट नहीं है, तो वो चीज़ें नहीं देख पाते। जिस तरह हम ओ फाउंडर ओपन करके हम ओ मेल चेक करते हैं या ओ नेटवर्क चेक करते हैं, क्या यहाँ पे नॉन आईटी पर्सन भी कमाएगा? क्या इसकी अर्निंग इफेक्ट होगी, या जिस सिर्फ जो पढ़े लिखे आईटी जो रेलिवेंट लोग ही इसमें कमा सकेंगे? थोड़ा सा ये कंफ्यूजन दूर कर दीजिए। डेफिनेटली यहाँ पे हमारा अगर आपने मोटो है कि वी आर इन इट टू विन इट, यानी यहाँ पे जो भी आएगा वो जीतेगा, जो भी आएगा सक्सीड होगा। तो डोंट वरी, आप आईटी हो, आप नॉन आईटी हो, आप घर पे बैठे हो, आप हाउसवाइफ हो या कुछ भी कर रहे हो, आप सक्सेसफुल होंगे। सिर्फ मैं चाहता हूँ कि आप आए और सीखे, कि वेबिनार्स में रहे, अपडेटेड रहे। ऐसा ना हो कि आप आए और 6 महीने के बाद एकदम ओपन करें और बाद में आपको समझे कि आपका ये चालू नहीं है, वो चालू नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं तो ये आपका बिजनेस है, आपको ये अपना बिजनेस ट्रीट करना है और एंगेज रहना है। हम ऑलवेज है हेल्प करने के लिए। और डेफिनेटली आपके सवाल को मैं फिर से आंसर करूंगा, यहाँ पे सिर्फ आईटी वाले लोग नहीं है, नॉन आईटी वाले भी कमा सकते हैं, सबके लिए ऑन पैसिव है। सिर्फ उन्हें एक दो चीजें मेरे हिसाब से होनी चाहिए। नंबर 1, आपको मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये जो बिजनेस है वो एक नया बिजनेस है, उसके लिए एक नई थिंकिंग चाहिए। आप ये बिजनेस पहले वाले बिजनेस आप करते थे उसके साथ कंपेयर करोगे तो आपका पेशेंस लूज हो सकता है। तो इसके लिए पेशेंस चाहिए, इसके लिए विजन चाहिए, इसके लिए आपको यानी लाइक अवेयरनेस चाहिए, कॉमन सेंस चाहिए कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो डेफिनेटली सबको आना चाहिए। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत वेल एक्सप्लेन किया। और लोग जब हम आईटी की बात करते हैं, जब हम किसी प्रोडक्ट की बात करते हैं, इसको डिटेल में जाते हैं, तो वो तो नॉन आईटी पर्सन कंफ्यूज हो जाता है, मुझे तो इन चीज़ों का नहीं पता, क्या मुझे बेनिफिट होगा? तो ये बताना बहुत ज़रूरी था उन लोगों के लिए, क्योंकि वो लोग वेबिनार भी अटेंड नहीं कर पाते अपनी तालीम की वजह से। तो उनके लिए ये क्वेश्चन था। अच्छा, एक कंफ्यूजन और है जो लोगों को होती है, लेकिन मेरे ख्याल में वो सवाल ही गलत है कि ऑन पैसिव इतना लेट क्यों लॉन्च हो रही है, या इसका इतना टाइम क्यों लग रहा है? और आई थिंक आप इसके बारे में अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं बेहतर। देखो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है, वो ऐसा नहीं होता है कि चलो मैंने आज स्टार्ट किया, कल मेरा कंप्लीट होगा। उसमें चैलेंजेस आते हैं और अलग अलग तरह के चैलेंजेस आते हैं। सभी चैलेंजेस में आपके लाइक मेरे को थोड़े मालूम है चैलेंजेस की एज सर को क्या फेस हुए हैं, लेकिन सब चैलेंजेस में आपको बता नहीं सकता। तो आपको समझना है कि एक पहले तो ये बिजनेस है, ये ना किसने बनाया है। एज सर ने डिसाइड किया है कि वो बनाएंगे। तो डेफिनेटली कुछ अगर हटके होता है, सच्चा बिजनेस होता है, तो उसके लिए डेफिनेटली टाइम जाता है। उसमें कभी कभी डिसीजंस ऐसा नहीं है कि चलो परफेक्ट डिसीजंस लिए और बिजनेस सेटअप हुआ, नहीं, ऐसे कभी भी नहीं होता है। अगर ऐसा हुआ तो आई थिंक सभी बिजनेस सक्सेसफुल होंगे। आपको तो मालूम है कि कितने स्टार्टअप्स आते हैं और कितने फेल होते हैं। तो वही है कि आप जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हो उसमें चैलेंजेस आएंगे, तरह तरह के चैलेंजेस आएंगे, उसको ओवरकम करना पड़ता रहता है। लेकिन बहुत से बिजनेसेस उसमें ही फेल होते हैं। तो जो ओवरकम करते हैं उसके पास ओवरकम करने के बाद वो ये नेक्स्ट लेवल पे जाता है। प्लस उसके उसके साथ अभी आप ऐड करो कि ये बिजनेस 2018 से स्टार्ट हुआ है,
आपको मालूम है कि पूरे दुनिया में कैसे तरह के क्या बिजनेसेस को इम्पैक्ट हुआ था कोविड के वजह से। तो वो दोनों फैक्टर अगर आप कंसिडर करोगे तो डेफिनेटली हमें ये सोचना नहीं है कि बिजनेस कितना टाइम लगता है। हमें ये सोचना है कि ये बिजनेस अभी राइट डायरेक्शन में है कि नहीं, क्या हम ग्रोथ कर रहे हैं। अगर आप ग्रोथ कर रहे हो और आपको अगर वो थिंकिंग आती है कि हाँ ये बिजनेस राइट पाथ पे है, राइट ग्रोथ पे है, तो मैटर नहीं करता, आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा, आज नहीं तो कल। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। लेकिन जो मेरा जो एक ऑब्जर्वेशन है कि ज्यादातर तो एक तो वो लोग क्वेश्चन करते हैं जो कि आउटसाइडर होते हैं, जो कि दूसरे वेबसाइट बेस एमएलएम बेस बिजनेस के साथ ऑन पैसिव को जोड़ रहे होते हैं कि वो कंपनी तो लॉन्च होगी, लेकिन वो कंपनी जैसे लॉन्च होती है वैसे चली भी जाती है, नंबर वन। और दूसरे इनसाइडर वो होते हैं जो वेबिनार कनेक्ट नहीं करते, इन चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करते। तो अगर हम गूगल की मिसाल दे सकते हैं, फेसबुक को 8-9 साल लगे थे बनने में, और उन्होंने फाउंडरशिप के लिए $500 के लिए जब लोगों से रिक्वेस्ट की थी तो सिर्फ दुनिया से 9 लोग राजी हुए थे, बाकी लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था। आज वही 9 लोग मिलियंस डॉलर डेली कमा रहे हैं। तो ये उस किस्म का बिजनेस है, और मैं तो कहता हूं कि अगर वो वन प्रोडक्ट थी तो वो मिलियंस डॉलर डेली कमा रहे हैं। हमारे पास तो प्रोडक्ट के काफी यानी अंबार पड़े हैं हमारे। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमें एक प्रोडक्ट से हमें बिजनेस आता, कभी दूसरे से आएगा, कभी तीसरे से आएगा, क्योंकि हमने तो कोई चीज बेचनी नहीं है, सारा काम ऑटोमेटिक ही होगा। तो हमें कहीं ना कहीं से तो बेनिफिट मिलने ही वाला है। फिर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हम 3 आईडी बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे। तो वो तो अगर कोई एग्जांपल दी जाती है, वर्स्ट कंडीशन की बात की जाती है, अगर 3 महीने बाद 2 महीने बाद 3 आईडी बने तो ये अर्निंग होगी। लेकिन जब मैं उन्हें एग्जांपल देता हूँ कि जब आप एक दुकान लेते हैं, बिजनेस करते हैं, तो सेल्समैन आपके बिजनेस के लिए जाते हैं, क्या पॉसिबल होगा कि आपके 10 सेल्समैन है और महीने में आपको तीन तीन बिजनेस भी ना ला के दें? तो वो तो कहीं ज्यादा ला के देंगे, तो ये तो फिर रोबोट है। तो हमें डेफिनेटली काफी अच्छा मिलने वाला है, और हमें थोड़ी सी अपनी विजन को, अपनी सोच को पॉजिटिव रखना पड़ेगा, और उसको देखना पड़ेगा। अच्छा, ये हम अर्निंग की अब बात कर रहे थे, तो अर्निंग में से एक चीज मैं जो चाहता हूँ कि लोगों को पता चले, कि हम बात होती है डेटा सेंटर की, कि एक तो ये डेटा सेंटर के बारे में बताएं, और ये हमारा अपना अगर डेटा सेंटर है तो उसका क्या बेनिफिट है हमें, तो ये थोड़ा सा बता दें। तो डेटा सेंटर क्या होता है? अभी आपको 2022 में सबसे इम्पोर्टेंट चीज को क्या है? डेटा। डेटा यानी फेसबुक के पास डेटा है, गूगल के पास डेटा है, वो यूज कर रहे एक डिफरेंट वे से लाइक रेवेन्यू बनाने के लिए। तो डेटा बहुत क्रिटिकल है आजकल। डेटा का यूसेज, जिसके पास डेटा है वो एकदम फेमस है, और वो बेसिकली आगे बहुत इनकम कमा सकता है। तो वो डेटा, अगर आपका इतना सब डेटा है तो वो मैनेज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अभी क्या होता है कि जो भी बिजनेसेस आते हैं, इतना डेटा होता है, वो बहुत डिफिकल्ट रहता है मे बी स्मॉल बिजनेस को, या अगर बड़ा बिजनेस है तो उनको भी कभी कभी बहुत डिफिकल्ट रहता है मैनेज करने के लिए। तो वो डेटा मैनेज कैसे करें? तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, यानी अमेजोन वेब सर्विसेज, जो उनके डेटा सेंटर है, उनके पास क्या होता है कि बहुत बड़ा ऑफिस सेटअप रहता है डिफरेंट लोकेशंस में। वहां पे सर्वर्स रहते हैं, जहां पे बड़े बड़े सर्वर्स रहते हैं, जहां पे डेटा मेंटेन होता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं ये कंपनीज के साथ कि हम आपका डेटा क्लाउड पे, आपने बहुत बार सुना रहेगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग। तो बेसिकली क्या होता है कि वो डेटा सेंटर में, आप उनके डेटा सेंटर में उनका डेटा स्टोर करते हैं, और उसके लिए ये जो कंपनी है जो अफोर्ड नहीं कर सकती, उनको एक हैवी
बहुत हैवी प्राइस भरनी पड़ती रहती है ऑन ए मंथली बेसिस, या जो जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। तो अभी हो क्या रहा है कि हम यहाँ पे ऑन पैसिव में हम लाइक हमारा डेटा सेंटर कर रहे हैं। उससे एडवांटेजेस क्या है? नंबर वन एडवांटेजेस, यानी हमारा खुद का डेटा सेंटर रहेगा तो कंट्रोल भी हमारे पास रहेगा। इसलिए लाइक जब भी हम बोलते हैं कि हम आई थिंक वासिम ने बोला कि हम अनलिमिटेड देंगे, जीमेल का एक लिमिटेड स्पेस है लेकिन हम अनलिमिटेड देंगे, तो ये डेटा हमारे पास जब भी कंट्रोल होगा तभी ही हम दे सकते हैं। तो वो एक है। दूसरा, बहुत सेविंग्स होगी क्योंकि हम दूसरों को पैसा दे रहे थे लेकिन अभी हमारा खुद का है। तो ये बहुत बड़ी चीज है। आगे जाके मे बी हमारा डेटा सेंटर अगर बहुत बड़ा हो जाता है और हमारे हमारे डेटा के अलावा अगर हम हमारी सर्विसेज भी दूसरे कंपनीज को देना चाहती है तो ये भी हमें एक्स्ट्रा रेवेन्यू ला सकता है फ्यूचर में। तो ये इसके लिए डेटा सेंटर, अपना डेटा सेंटर होना बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारे बहुत डेटा सेंटर्स आने वाले हैं। ये तो जबरदस्त जबरदस्त है। ये आई थिंक ये चीज लोगों को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेजोरिटी पीपल आईटी से मुतल्लिक नहीं है। उन्हें बताना जरूरी है कि डेटा सेंटर की क्या इंपॉर्टेंस है और हमें इससे कितना फायदा होने वाला है। जबरदस्त। अच्छा नीरज जी, कुछ मेरे फाउंडर्स हैं, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। जैसे एक एक फाउंडर ने एक क्वेश्चन किया है कि जब कंपनी लॉन्च हो जाएगी तो हम पेमेंट मेथड क्या होने वाला है? क्या क्रेडिट कार्ड होगा, क्या डेबिट कार्ड होगा, या हम कैसे हम पेमेंट लेंगे? हालांकि इन चीज़ों के बारे में हम काफ़ी वेबिनार्स में बता चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ आप ज़रा अपने आसान अल्फाज में, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान की बात होती है, पाकिस्तान और इंडिया में थोड़ा सा सिस्टम डिफरेंट है। और जो चीज़ें जो पेमेंट मेथड आई थिंक इंडिया में स्टार्ट होने वाला है, वो पाकिस्तान में आने में टाइम लगेगा। तो ज़रा ये बता दीजिए, ये कैसे हम पेमेंट सिस्टम को लोग कैसे पेमेंट रिसीव करेंगे? पेमेंट रिसीव करने के लिए लाइक आई थिंक कुछ तो वो कॉमन रखेंगे, तो यानी किसी कंट्री को डिफिकल्टी ना हो वो डेफिनेटली ख्याल रखेंगे। मे बी हो सकता है कि लाइक वो जो कॉइन्स है वो भी, यानी आजकल क्रिप्टो करेंसी भी बहुत चल रही है तो हमारा कॉइन भी आ सकता है, तो मे बी वो कन्वर्ट हो जाए कॉइन पे। तो यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट है अभी बताना कि ओके मास्टर कार्ड रहेगा, ये कार्ड रहेगा, वो कार्ड रहेगा, क्योंकि वो हम एक डायनेमिक कंपनी है जो सभी को पेमेंट मेथड यूजफुल पड़ेगा वही वो डिसाइड करेंगे। तो आई थिंक ये बहुत अर्ली है कि इंडिया के लिए क्या, पाकिस्तान के लिए क्या। इतना ही मैं बता सकता हूँ कि जो भी रहेगा सबके लिए अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की। और ये यही रिप्लाई मैंने भी उन्हें दिया था कि यह बहुत अर्ली क्वेश्चन है। जब टाइम आएगा तो सब चीज़ें रिवील हो जाएंगी, और देन फिर आपका क्वेश्चन बनता है कि अगर आपको फिर समझ आए तो ये क्या वो क्या। तो अभी बहुत अर्ली है। अच्छा सर, ये बताएं कि एक हमारी बहुत अच्छी प्रोडक्ट है ओब्लेस। ओब्लेस एक हमारे रावलपिंडी से हमारे एक फाउंडर हैं, वो 2019 दिसंबर नवंबर 2019 से फाउंडर हैं। बुजुर्ग हैं, 62 ईयर ओल्ड हैं, लेकिन उनकी डेडिकेशन ये है कि कॉलेज उनको हुआ लेकिन वो वेबिनार अटेंड करते हैं और अटेंडेंस देते हैं। उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि जो ओब्लेस है हम उसको कैसे इस्तेमाल कर सकेंगे जब हम जो ऑन पैसिव लॉन्च हो जाएगी, और कोई अगर वहाँ से हेल्प लेना चाहेगा ओब्लेस से तो उसका क्या तरीकाकार होगा? तो ये थोड़ा सा ओब्लेस के बारे में अगर आप कोई मिस्टर ऐश ने अगर कोई इसके बारे में थोड़ा कोई आपको ओके, इंस्ट्रक्शन। ओबेस में क्या है कि अगर आप कोई भी अगर कंपनी आजकल देखो तो एटलीस्ट इंडियन गवर्नमेंट में तो बोला गया है कि आपको थोड़ा सा कॉरपोरेट सीएसआर एक्टिविटी कर रहा है। आई एम श्योर कि पाकिस्तान में भी वही रहेगा कि आपको सिर्फ अपना कंपनी नहीं देखना है, दूसरों के बारे में भी आपको टाइम देना है या कुछ डोनेशन देना है। तो ये कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का एटमॉस्फेयर ऑलरेडी है। लेकिन क्या होता है कि ये जो कंपनीज है वो पहले बहुत कमाती है और बाद में
ये जस्ट गवर्नमेंट बोल रही है इसलिए दिखाने के लिए वो डोनेशन देती है। तो हमारे इसमें बहुत बड़ी बात है कि ओबलेस है वो लॉन्च के टाइम ही एज सर बता रहे हैं कि ओबलेस ओबलेस के बारे में। तो ओबलेस में होगा क्या कि आप डेफिनेटली डोनेशंस दे सकते हैं। मे बी आपकी उसमें क्या है कि पहले आपको आपके जो पर्सनल एक्सपेंसेस है या पर्सनल ड्रीम्स है वो पूरे करते हैं, और उसके बाद आपके पास डेफिनेटली पैसा बचेगा तो भी आप ओबलेस में दे सकते हैं और दूसरों की भलाई कर सकते हैं। तो इसमें अलग अलग उसका एक स्टैंडर्ड अप्रोच नहीं है। यूएसए में अलग प्रॉब्लम है, पाकिस्तान में अलग प्रॉब्लम है, इंडिया में अलग प्रॉब्लम है। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके मोहल्ले में क्या प्रॉब्लम है, आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन अगर मेरे को कोई पूछे कि ओबलेस का क्या है, तो ये ओबलेस है वो एक्चुअली हमारे पास प्रॉफिट्स जब भी आएंगे, पैसा आएगा उसके बाद आपके जो पर्सनल विशेस है वो पूरे होने के बाद वो आप दे सकते हैं, ऐसा ऐश ने बोला था। लेकिन अगर उसके पहले भी आप दे सकते हैं तो डेफिनेटली हर एक का अलग अलग थॉट प्रोसेस रहता है। तो डेफिनेटली और इसके लिए लाइक उसका क्लियर ऐसा नहीं है कि यही होना चाहिए यही होना चाहिए। लेकिन डेफिनेटली अगर दूसरों का अपलिफ्टमेंट होना चाहिए बस। म्यूट जी म्यूट है। जी, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। और ओबलेस एक ऐसी चीज है जिसके बारे में जितनी भी डिस्कशन की जाए, जितनी भी आइडियाज दी जाए, आपको याद होगा कि 11 अप्रैल को जो हमारे इवेंट के बाद वेबिनार हुआ था, ऐश ने एक क्वेश्चन किया था कि हम पॉवर्टी को, गुर्बत को कैसे रिमूव कर सकते हैं, अपनी सजेशन दें। तो उस वक्त मैंने एक सजेशन ये दी थी कि बीइंग ए मुस्लिम हमारा इस्लाम में है कि अगर आपको कुछ अमाउंट होती है, इतना तो आपके पास सोना हो, तो आप पर 2.5% ज़कात फर्ज हो जाती है, तो यानी आपको ये गरीबों को देनी है। तो अगर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाएं पूरे वर्ल्ड में, 2.5% कोई, देखिए अगर वो इम्प्लीमेंट भी होती है तो एक मखसूस आपकी अर्निंग के बाद स्टार्ट होती है, नंबर 1। दूसरी बात है, अगर अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाए तो आई थिंक 2.5% कुछ भी नहीं है। तो पूरी दुनिया से गुर्बत रिमूव कर दे। तो अगर मैंने उनसे ये कहा था कि अगर यही चीज, इसी फार्मूला को इम्प्लीमेंट करें, अगर हम ये कर लें कि अगर हमारा फाउंडर अगर $500 या $1000 इतनी अमाउंट उसकी हो जाती है महीने में, तो ऑटोमेटिक उसकी 2.5% डिडक्ट होकर ओ फाउंडर में हो जाए। फिर वहां पर एक मखसूस सिस्टम हो, और वहां पे सिक्योरिटी ब्लॉकचेन में वो सब कुछ वेरीफाई हो रही हो कि कहीं वहां पर, आपको पता ना, ये भी डाउट होता है कि चीजें सही जगह पर लग भी रही कि नहीं। तो वो सिस्टम बनाया जा सकता है। तो 2.5% तो ऑटोमेटिक होता ही रहेगा हर फाउंडर को। 1.3 मिलियन फाउंडर हैं। लेकिन उसके बाद अगर हम पर्सनली बात करें, अगर फर्ज करें हम, हमारा महीने का खर्चा 50,000 1 लाख रुपए है, तो ओन पैसिव आने के बाद अगर आप 5 लाख 10 लाख रुपए भी खर्चा रखने के बाद बाकी पैसे, क्योंकि अब बहुत ज्यादा अर्निंग आने वाली है, आप सिर्फ वो फाउंडर के लिए आप मखसूस कर दें, आई थिंक बांटने से बढ़ता ही है। तो हमारी कमी नहीं, हमारी जरूरत उतनी ही रहनी जितनी हमने इस्तेमाल करनी है। तो दूसरों को जितना दूसरे लोगों को फायदा दे सकेंगे उतना ही अच्छा है। तो ये एक हर शख्स की सोच अलग है। तो मेरी ये सोच है कि लिमिटेड अर्निंग के बाद बाकी हम कुछ मेरे आइडियाज हैं जो कि मैं जब ऑन पैसिव लॉन्च होगी तो मैंने कुछ पेपर वर्क किया हुआ, वो इंशाल्लाह मैं फिर आपसे भी डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। तो ऑब्वियसली आपके पास भी कुछ ऐसे आइडियाज होंगे कि हर जो भी ऑन पैसिव को ज्वाइन कर चुका है वो इसी विजन के साथ है कि हम पॉवर्टी को रिमूव करें, गुर्बत का खात्मा करें, लोगों की मदद करें। अच्छा सर, ये बताइए कि अब हम एक क्वेश्चन है, और अब पता नहीं मुझे क्वेश्चंस करना चाहिए क्योंकि एक थोड़ा अपडेटेड क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको इसका क्वेश्चन का आंसर आता होगा बता दीजिएगा। ये मुझे पूछा है यासिर भाई ने, इस्लामाबाद से, आपको पता है। तो वो, चूंकि वो एक हेल्थ सर्विसेज का बिजनेस करते हैं, तो उन्होंने ये क्वेश्चन किया था कि उनके पास होता यह है कि जब लोग कॉल करते हैं
तो उन्होंने स्टाफ रखा हुआ है, उनको सैलरी देते हैं। तो होता यह है कि अगर उनका 50 या 100 उनकी डिमांड है कि इतने लोग होने चाहिए, इतने वो मैनेज कर सकते हैं, तो उन्हें कस्टमर भी उतने ही चाहिए। तो वो कह रहे थे क्या कोई ऐसा तरीकाकार होगा कि ऑन पैसिव के थ्रू अगर कस्टमर्स आते हैं तो हम इसे कंट्रोल कर सकें कि भाई इससे ज़्यादा लिमिट नहीं, क्योंकि होता ही है कि अगर बैड इंप्रेशन पड़ता है अगर आप कोई कस्टमर आपको अप्रोच करे और आप आपने कहें जी हम सर्विसेज नहीं दे सकते। तो आपके जहन में कोई ऐसी बात आती है कि ऐसा कुछ क्योंकि ये एक ज़्यादा आगे वाली बात चली जाती है कि अच्छा अक्सर में शेयर करने का पर्पस ये है कि एक आइडिया ये क्वेश्चन भी लोगों के जहन में काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, ताकि आपसे अगर गुरशमिंदर जी से या ऐश से अगर बात हो इस किस्म की तो आप डिस्कस कर सकें। ऐसे लोगों के लिए क्या कोई ऐसी कोई चीज़ होगी कि वो कंट्रोल कर सकें अपने टारगेटेड ट्रैफिक को उसको कंट्रोल कर सकें? तो बाज़ दफ़ा ज़्यादा भी खतरनाक हो जाती है ना ज़्यादा चीज़। राइट, तो हो सकता है, आई थिंक लाइक मे बी लाइक कुछ ऑप्शन रह सकता है हर महीने में आपको कितना टारगेटेड ट्रैफिक चाहिए। अगर आपको मे बी जरूरत से ज्यादा मिल रहा है तो आई थिंक लाइक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से लाइक यहाँ पे कस्टमर्स है वो मे बी ऑन पैसिव के वेबसाइट पे लाई उनको बोलिए कि ऑन पैसिव का जो है वेबसाइट वो कॉन्फ़िगर कीजिए, तो उनकी यानी जेबें भरती रहेंगी तो वो मैनेज कर पाएंगे। यहाँ पे कस्टमर्स नहीं आएंगे। अगर कस्टमर्स में उन्होंने उनकी वेबसाइट रखी है तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो मे बी आप ऑन पैसिव की वेबसाइट रखिए तो टूल्स से अगर वो जो भी कस्टमर्स आएंगे वो तो आपको रेवेन्यू तो बढ़ता रहेगा ना, तो रेवेन्यू बढ़ने में कुछ प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन वो होता ही है कि समटाइम होता है कि जैसे कुछ सॉफ्टवेयर अगर आपने सेल करना तो वो आप जितना दफ़ा मर्जी सेल कर दें उस पर कोई नहीं होता। लेकिन ये होता है कि जब आपने सर्विसेज देनी होती है तो आप आपके पास इतना स्टाफ नहीं होता। अगर आपके पास 100 है तो 100 से ज़्यादा अगर कोई क्यूरीज आ जाती है आप नहीं मैनेज कर सकते तो ये फिर बैड इंप्रेशन जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप बिजनेस कौन सा कर रहे हैं। तो कुछ बिजनेस में ये भी है कि आपको ट्रैफिक कंट्रोल करने की ऑप्शन वो चाहते हैं कि हम एक सेट कर दें कि 100 से ज़्यादा हमारे पास क्यूरीज ना आए। वो इस पॉइंट से बात कर रहे हैं। तो ये आइडिया है जस्ट कि ऐसा अगर नहीं, हो। मेरे को जानने का है वासिम जी कि वो टारगेटेड ट्रैफिक में वेबसाइट कौन सी मेंशन कर रहे हैं, उनकी पर्सनल वेबसाइट जहाँ पे वो सर्विसेज देने वाले हैं या ऑन पैसिव पे, कहाँ पे ट्रैफिक वो चाहिए? अगर अगर वो ऑन पैसिव अगर एक्चुअली ऑब्वियसली वो उनके पास वेबसाइट है, अगर वो अपना जो भी डेटा है वो ऑन पैसिव की वेबसाइट में डाल देते हैं ट्रैफिक का, देन वो पूछ रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली फिर तो ऑन पैसिव का तो कनेक्शन रहा ही नहीं ना। अगर वो अपनी वेबसाइट रन कर रहे हैं वो तो एक अलग चीज चली जाती है। तो राइट। हाँ, तो वो ऑन पैसिव जैसे कहा जा रहा है कि अगर आपका अपना बिजनेस भी है वो भी वहां से उसको बेनिफिट मिलेगा। तो वो उनके कहने का मकसद है कि वहां पर एक ऐसी ऑप्शन हो कि हम अपनी जो ट्रैफिक को कंट्रोल भी कर सकें, ज़्यादा ट्रैफिक को, कि हम इससे ज़्यादा हमारे पास एक मंथ में या एक दिन में इससे ज़्यादा हमें क्यूरीज ना मिले, ताकि हमें जो क्यूरीज मिले उनको बैड इंप्रेशन ना जाए, ताकि हम सब कुछ हल करें। तो उनका मकसद ये है। तो बताने का मकसद है कि आप अगर गुरशमिंदर जी से या कभी डिस्कस तो हो सकता है कि क्योंकि मैंने एक चीज़ नोट की है, ऐश आइडियाज़ लेते हैं, सजेशन लेते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। तो ये चीज़ है। अच्छा सर ये बताइए कि एक हम यूज़ करते आ रहे थे स्टार्ट में जब हम फाउंडर बने थे, गो फाउंडर्स। फिर फिर अचानक अनाउंसमेंट हुई कि अब ओ फाउंडर्स में हम कन्वर्ट हो गए हैं। तो रीज़न क्या थी? हम वो फाउंडर से भी सब कुछ ऑपरेट कर सकते थे। तो ये ओ फाउंडर में कन्वर्ट करने की वजह कि हमें क्या बेनिफिट है ओ फाउंडर में आने का? थोड़ा ये बता दीजिए। डेफिनेटली, बहुत अच्छा सवाल है। गो फाउंडर्स में क्या हो रहा था, सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत थी। अगर आपको पता है कि गो फाउंडर्स हमारे पास जब भी था तब हमें मैसेजेस, ईमेल मैसेजेस आ रहे थे कि लाइक आपको मालूम है कि कैसे ईमेल मैसेजेस आ रहे थे, तो सिक्योरिटी में बहुत इश्यूज थे।
तो वो चाहते थे कि एक अच्छी वेबसाइट वो करे, तो इसलिए ओ फाउंडर्स आई है, उस पे ज्यादा सिक्योरिटी फीचर्स थे। और वो जो गो फाउंडर्स था उनको वो करेक्शन नहीं करना चाहते थे। प्लस वही टाइम पे आई थिंक वहां पे एम्प्लॉयज का तो कुछ कंसर्न्स हुए थे, तो वो चाहते थे कि एक नया टोटली करे, तो वो जो भी ओल्ड था वो यानी वो स्क्रैप ऑफ करे और नए के साथ नए सिक्योर्ड वेबसाइट के साथ आगे बढ़े। जी जी बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताएं कि एक क्वेश्चन जो बहुत किया जाता है, जिसे हम बहुत दफ़ा एक्सप्लेन भी करते रहते हैं, लेकिन वो ये है कि वो कहते हैं वो फाउंडर में समटाइम कोई चीज़ ओपन नहीं होती है, चीज़ स्लो है। वो एक तो ये चीज़ पूछ रहे हैं कि क्या ये लॉन्च होने के बाद भी स्लो रहेगी, तो ये स्लो क्यों है, नंबर वन। नंबर टू, 1 घंटे के बाद जो हम ओ नेटवर्क में पोस्ट करते हैं, क्या ये लॉन्च होने के बाद भी यही सिलसिला रहेगा या चेंज हो जाएगा? तो वो ये पूछना चाह रहे हैं, इसके बारे में अगर आपको एक्सप्लेन कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप बोल रहे हैं कि कभी कभी प्रोडक्ट्स है वो ओपन बहुत स्लो ओपन होते हैं, ये एक टेम्परेरी फेज है। प्लीज अंडरस्टैंड कि ये एक बीटा टेस्टिंग का फेज है। यहाँ पे हम टेस्ट करते हैं क्या अच्छा है क्या नहीं। डेफिनेटली एश्योर्ड रहिए कि आगे जाके हमारे ये स्लो नहीं रहेगा। ऑल्सो मैं बताना चाहता हूँ कि तभी हमारा डेटा सेंटर भी इन प्लेस रहेगा, तो वो भी फायदा होगा। और डेफिनेटली वो ऐश नहीं चाहते कि हम फाइनल लॉन्च में जाए और वो प्रोडक्ट्स स्लो। सॉरी, और दूसरा सवाल क्या था? दूसरा दूसरा सवाल था ये, एक तो मैंने ये किया था कि ये क्या कि ओ नेटवर्क में जब हम 1 घंटे के बाद पोस्ट करते हैं, तो अभी ये हाँ पैटर्न यही रहने वाला है आफ्टर लॉन्च, क्या ये चेंज होगा या? आई थिंक इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। हाँ, उसके बारे में कुछ बोला नहीं है, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड कि ये रूल आता ही नहीं अगर हम अच्छी तरह से यूज करते। ओ नेटवर्क ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हमें बिजनेस रिलेटेड इंटरनल कम्युनिकेशन करनी है। मे बी कुछ दूसरों को इंस्पायर्ड हो जाए फाउंडर्स, ऐसा कम्युनिकेशन करना है। लेकिन मे बी बहुत से फाउंडर्स ने उसको मे बी एक दूसरा व्हाट्सएप समझा या मैसेंजर समझा या कुछ अलग ही उनका कुछ अलग ही समझा। गुड मॉर्निंग, भगवान के फोटोज, ये तो ये स्टेप्स, अगर अगर कोई बिजनेस का एक पर्पस सॉल्व नहीं होता है तो वो उनको रोकना पड़ता है और उसमें कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं। तो अभी देखना पड़ेगा, ऐश के ऊपर ही है कि ये वो आगे जाके क्या करते हैं, हमारे हाथ में नहीं है। अगर हम बराबर से यूज करते हैं तो मे बी आगे जाके कुछ हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और ये हमें हम ये एजुकेट तो करते रहते हैं कि ओ नेटवर्क में प्लीज आप कोई इररेलेवेंट पोस्ट मत करें, अपनी पिक्चर्स जैसे कि बताया भगवान की है या कोई कोई मजहबी पोस्ट मत करें, ना पॉलिटिकल पोस्ट करें, ना कोई अपने बच्चे की तस्वीर लगाएं, ना कोई ऐसी चीज करें। और गुड मॉर्निंग वगैरह का मैसेज करने की जरूरत नहीं है। बल्कि मैंने अपनी जो मेरी टीम है, मैंने ये कहता हूँ कि आप जो हमारी जूम मीटिंग होती है, जो वेबिनार्स होते हैं, उन वो पोस्ट किया करें। और जो इस जैसे कि ये इंटरव्यू है या ऑन पैसिव से रेलिवेंट जो भी वीडियोस होती है वो पोस्ट किया करें, तो जो कि रेलिवेंट बनती है, ताकि हम क्या कर रहे हैं, ताकि हम वहाँ पे लोगों को बता सके। जो वो हमारा अपना नेटवर्क होगा, हमें अपने नेटवर्क में चीजें एक्सप्लेन होंगी। अच्छा सर, ये बताइए कि ऑन पैसिव जब स्टार्ट में हमने ये सुनने में आया था कि जो गो फाउंडर्स जब ऑन पैसिव लॉन्च होगी तो गो फाउंडर्स खत्म हो जाएगा, उसका डाटा ट्रांसफर हो जाएगा ऑन पैसिव में। तो अब सेम पोजीशन ओ फाउंडर के साथ होगी या दोनों साइडें पैरेलल चलेंगी, फाउंडर्स के लिए ओ फाउंडर्स और आम पब्लिक कस्टमर के लिए ऑन पैसिव, या कोई मर्जर होगा? तो कुछ इसके बारे में आपको मालूमात है? तो होगा क्या कि डेफिनेटली डेटा तो ट्रांसफर होगा, लेकिन उस पे हमारा ऑन पैसिव के वेबसाइट पे एज सर ने बोला था कि हमारा एक टैब रहेगा। आई थिंक उसका नाम रहेगा फाउंडर्स जोन। तो फाउंडर्स जोन में जो आई थिंक ओ फाउंडर्स है वो वैसे का वैसा रहेगा। तो लेकिन मैं अभी भी बोलता हूँ कि हमारी कंपनी डायनेमिक है, तो आपको एंगेज रहना पड़ेगा कि फाइनल में क्या आता है।
हाँ, आई थिंक ये क्वेश्चंस, आई थिंक हमें इतना दिमाग नहीं लड़ाना है कि बाद में क्या होगा। जब जब वक्त आएगा तो हमें पता चल ही जाएगा तो क्या होगा। हमें उन चीजों पे फोकस करने की जरूरत है जो हमें चीजें अभी आ रही हैं, हमें बताई जा रही है। प्रोडक्ट के बारे में, अगर कोई प्रोडक्ट आती है उसके बारे में नॉलेज लें, इसका क्या फायदा होगा, अगर इन चीजों पे फोकस करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा सर, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मार्केटिंग कैंपेन एंड बोनस। तो लोग, बोनस को लोगों ने पता नहीं क्या समझ लिया है। तो एक क्वेश्चन तो ये है कि नॉर्मली मार्केटिंग कैंपेन्स तब होती है जब लॉन्च हो जाती है कंपनी, तो उसमें अर्निंग के लिए क्या होता है, कंपेनिंग की जाती है, जिससे जो भी रेवेन्यू होता है उसको वो हमारी इनकम कहलाता है। लेकिन ऑन पैसे में हम ये मार्केटिंग कैंपेन बिफोर लॉन्च कर रहे हैं। एक इसका पर्पस क्या है, और ये इसमें जो बोनस है वो कब और कैसे मिलेगा, तो इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें। ये बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा सवाल है ये मार्केटिंग कैंपेन्स का, और बहुत हॉट टॉपिक है। तो पहले तो आपको समझना है कि मार्केटिंग कैंपेन्स ये जब भी हम मार्केटिंग कैंपेन्स बोलते हैं तो हमने एक मन में एक ऐसा उसका तैयारी कर दिया है कि ओके, मेरे हिसाब से मार्केटिंग कैंपेन्स ऐसे होने चाहिए। तो पहले वो दरवाजा खोलिए कि मार्केटिंग कैंपेन्स आपके आपके जैसे होने चाहिए, वो निकालिए, वो थॉट प्रोसेस निकालिए। अभी क्या हो रहा है कि ये एक टर्म बोलते हैं बज मार्केटिंग। बज यानी क्या कि अब लोगों को दिखाना कि हम यहाँ पे है, दुबई में है। अगर आप दुबई में देख रहे हो तो लोग मैं तो बोलता हूँ कि उसको दुबई सिटी कम और ऑन पैसिव सिटी ज्यादा लग रही थी जब भी वो दिखा रहे थे। तो बहुत बज है बज मार्केटिंग, यानी उसके बारे में बहुत यानी उसके बारे में बहुत बताया जा रहा है कि हम यहाँ पे हैं। तो जब भी लोगों को दिखाई पड़ेगा कि ओके, ऑन पैसिव मैंने देखा था, और जब भी बाद में जब भी एक्चुअल मार्केटिंग कैंपेन्स होंगे, अरे हाँ ये ऑन पैसिव था, तो तभी लोग ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा। तो ये 2022 का मार्केटिंग है। मार्केटिंग है ना, ये अलग 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 ट्रेंड्स होते हैं। तो ये 2022 का ट्रेंड है। पहले उसका क्यूरियोसिटी ये जनरेट करो, और बाद में जो है वो करो। और मैं फिर से वासिम जी, आपने जो बोला वही मैं बोलना चाहता हूँ, स्ट्रेस करना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम फाउंडर्स है ना, जरा ओवर थिंक करते हैं। बहुत ज्यादा सोचते हैं कि अरे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मैं तो सिंपल सोचता हूँ, सिंपल सोच रखिए। आप फाउंडर है, आप एंजॉय कीजिए। यहाँ पे 20 साल आपका एक्सपीरियंस मार्केटिंग में क्या 20 साल है? अगर आपका एक्सपीरियंस 20 साल है तो आप सोचिए। अगर आपका मार्केटिंग में जीरो एक्सपीरियंस है तो जो जिसका 20 साल का एक्सपीरियंस है उसको करने दीजिए। उनको मालूम है क्या बेस्ट है, क्या चलता है, कहाँ से ट्रैफिक आएगा, कि क्या बेस्ट कन्वर्ट होंगे। तो उनको करने दीजिए, एंजॉय कीजिए। अभी रही बात बोनस की, हमें मालूम नहीं क्यों हम बोनस के बारे में बहुत बहुत सोचते हैं। हमें मेरे को कभी कभी लगता है कि लोगों को सिर्फ बोनस चाहिए, लॉन्च चाहिए ही नहीं। तो बड़ा पिक्चर देखिए। अगर आपको कल बोला जाए कि हम कल लॉन्च हो रहे हैं और बोनस नहीं आएगा लेकिन लॉन्च हो जाएंगे, तो आप आई डोंट नो लोगों का रिएक्शन क्या रहेगा। तो जो बोनस माइंडसेट से निकली है, बोनस डेफिनेटली एज सर ने बोला है, आज भी बोल रहे हैं कि वो होगा, लेकिन कैसे होगा, कभी होगा, वो डेफिनेटली वो ही आके बताएंगे। और जो भी होगा हमारे सभी फाउंडर्स के बेनिफिट के लिए होगा। थैंक यू। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। और ऐसे अगर नीरज जी, अगर पिछले एक वेबिनार में, आई डोंट नो आप उसमें थे कि नहीं, जब एक चार्ल्स या माइकल विलियम ने एक क्वेश्चन किया था कि बोनस के हवाले से, कि क्या ये बोनस जो होगा तो वो आफ्टर लॉन्च मिलेगा या पहले। तो उन्होंने कहा था, अगर
ओ फाउंडर्स में अगर आपको बोनस शो हो रहा है ना, अभी तो कमिंग सून की ऑप्शन आ रही है, तो आपको आप ले सकेंगे। लेकिन डेफिनेटली अगर अगर वहां पे बोनस देने की बात करें उससे पहले फिर वो वॉलेट दूसरे तरीके कार वो पहले आना जरूरी है। और और हर काम अपने शेड्यूल से ही होगा। आई थिंक ये चीजें मैटर नहीं करती। बोनस तो जिस तरह आपका ईद दिवाली वगैरह में आपको बोनस मिलता है, एक बार मिलता है, तो हम इसको वो एक माइनर सी चीज है। ऐश ने कहा ना, एक बड़ी चीज छोड़कर एक छोटी चीज पर फोकस किए हुए हो कि आप बोनस की बात कर रहे हो, और ये ऐसी नहीं है, इससे कहीं ज्यादा बड़ी बड़ी चीज है। और जब ये लॉन्च हो जाएगी, आई थिंक उस वक्त बड़ी टीम छोटी टीम सारा कुछ कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। लोगों को बेटर पता चलेगा कि हम कहाँ और कैसे कमाने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं, रिसेंटली 30 मार्च 2022 को एक इवेंट हुआ हैदराबाद में, और आप वो लकी पर्सन है जी। जी वासिम जी, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ बोनस में, अगर आपकी जी अनुमति है तो। जी 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 तो बोनस डेफिनेट मेरे को समझ रहा है लोग, आप क्यों, सभी फाउंडर्स क्यों बोनस के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आपको अभी तक आपका मे बी जर्नी 6 महीना है, 2 महीना है, 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है, अभी तक आपको यानी ऐसा है। दिखा नहीं है, इसलिए आपको डाउट है। तो मैं सभी फाउंडर्स को फिर से बताना चाहता हूँ कि डाउट मत रखिए। डेफिनेटली एज सर आपके सबके बेनिफिट के लिए जो काम कर रहे हैं, उनके बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो होगा। ओके, थैंक यू। जी बिल्कुल, आई थिंक डाउट नहीं है उनके पास, एक्चुअली उनके पास पेशेंस नहीं रही। ये वो लोग हैं जो हैंड टू माउथ हैं, जिनके पास पैसा नहीं है और वो सोर्स ढूंढते हैं, तो फिर जब कोई सोर्स नहीं मिलता फिर ऑन पैसिव की तरफ नजर जाती है उनकी। तो लेकिन मिस्टर ऐश ने उन्हें शुरू में ही कह दिया था कि आप जो काम कर रहे हैं करें, क्योंकि ये पेशेंस वाला काम है। जब भी होगा तो आपको बहुत बेनिफिट देगा, और आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होगा, उसके बाद आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा नीरज जी, आप खुशकिस्मत हैं कि लकी हैं कि आप 2 बार हैदराबाद जा चुके हैं। एक दफा 2020 में गए थे, और अब 2022 में। एक तो ये बताएं कि वो आप अपनी फीलिंग बताइए कि वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और जो पहले गए थे और इस ट्रिप में क्या डिफरेंस आपने फील किया जी। सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ, कंग्रेचुलेशन। आप डबल आप वहां जा चुके हैं। और थैंक यू। मैं भी बहुत खुशकिस्मत हो सकता था अगर मैं वहां पहुंच जाता, क्योंकि इनविटेशन मुझे भी मिला था, आपको पता है। बट वीजा इशू की वजह से मैं नहीं जा सका। बट आई थिंक ये चीजें मैटर नहीं करती कि आप वहां गए या ना, क्योंकि कंपनी का विजन इतना ऊंचा बड़ा है, तो ये चीजें फिर बहुत छोटी रह जाती हैं। जी जी प्लीज, अब बात करें प्लीज। ओके, पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप लकी पर्सन रहोगे जो दुबई जाओगे हैदराबाद से। आई थिंक और अच्छा बुर्ज खलीफा में जाओगे, तो आप ज्यादा लकी रहोगे। एनीवे मैं बहुत लकी था, तो 2 बार जा चुका हूँ हैदराबाद में। फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस एकदम यूनिक था, किसी को मालूम नहीं था कि क्या एक्सपेक्टेड है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम एयरपोर्ट बहुत ऐसा सेलिब्रिटी जैसा वेलकम हुआ, तो बहुत अच्छा लगता है कि आप आपका वैसा वेलकम होता है। बिलीव मी, आपके आई एम श्योर कि मेरे रिलेटिव्स, बहुत क्लोज रिलेटिव्स ने भी ऐसा स्वागत नहीं किया रहेगा। मे बी मैं अमेरिका में भी अगर जाता 10 साल के बाद आता, तो भी ऐसा स्वागत नहीं रहता। तो बहुत अच्छा लगा। जो रिस्पेक्ट दे रहे हैं फाउंडर्स को, सभी एम्प्लॉइज कितने केयरिंग है सभी इसके लिए, फाउंडर्स के लिए, वो एक अलग ही लेवल का है। यानी एश जितना जैसे अब हम देखते हैं कि एश जितना रिस्पेक्ट देते हैं सभी को, वही जो इमोशंस है वो एम्प्लॉयज के ऊपर आ चुके हैं, और वही सेम डिलीवर होते हैं। तो बहुत मजा आया था। बहुत अच्छे होटल में हम रह रहे थे, कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा था, खाने पीने का सबका ख्याल रखा गया था। अभी आते हैं कि ऑफिस के बारे में। ऑफिस टूर हुआ था, ऑफिस में सभी एम्प्लॉयज से बात हुआ था, तो बहुत अच्छा लगा।
फिर से बताना चाहूंगा, अगर किसी को भी डाउट है कि यहाँ पे एम्प्लॉयज है क्या, तो दो दो बार जा चुका हूँ। प्लीज 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 अंडरस्टैंड, यहाँ पे एम्प्लॉयज है और वो काम कर रहे हैं। तो अगर कोई मन में डाउट है तो प्लीज निकाल दीजिए। तो ये एक्सपीरियंस है, स्टार्टिंग फ्रॉम फ्लाइट फ्लाइट टिकट्स बुकिंग टू यानी रिसीविंग और वो सब। तो ये यूनिक एक्सपीरियंस था। दूसरे बार अगर जब भी गया था, तो मैं आप फैक्ट बता रहा हूँ कि ये मेरे को मालूम, अभी सेकंड टाइम जब भी जा रहे थे तभी एक्सपेक्टेड था कि ये जो पहली बार हुआ है वो वैसा ही रहेगा, ये एक्सपेक्टेड था। और वैसा ही हुआ एयरपोर्ट में, वो सब वैसा ही हुआ। हम होटल में गए, सब एक साथ मिले। और लेकिन जो एक एक बोलते हैं ना कि एक पहला लेवल रहता है, बाद में दूसरा लेवल, तो इस बार एक सेकंड लेवल का एक्सपीरियंस मिला। यानी फॉर एग्जांपल छोटी छोटी चीजें रहती है, बहुत मैटर करती है कि यहाँ पे जो फूड, हमारे को जो पानी देने वाले लोग हैं या स्नैक्स देने वाले जो सर्वेंट्स या हाउस कीपिंग बोलते हैं, हाउस कीपिंग के जो है, उनके ऊपर उनके फेस पे भी इतना स्माइल था, बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे आई एम श्योर कि ये पाकिस्तान वेडिंग में भी होता रहेगा कि जब भी आप वेडिंग, किसी की वाइफ और ग्रूम का वेडिंग है, तो वो वाइफ या ग्रूम के फैमिली के लोग आते हैं, बुफे अगर है तो वो आते हैं, आपने आपने खाया ना सर, अच्छा लगा, और कुछ चाहिए तो ले लो। ऐसे हाउसकीपिंग वाले आके हमें बोल रहे थे, तो ये वो एक तरह का एटमॉस्फेयर था। तो आप समझ सकते हो कि वो लेवल पे ये था। तो और अपार्ट फ्रॉम दैट, तो जो अनाउंसमेंट था, तो वो एक लाइव आप डेफिनेटली आपको बॉस्टन बॉस्टन का ही दिखा होगा, लेकिन हैदराबाद में जो 50 लोग गए थे, अराउंड 50 नहीं, थोड़े कम थे, लेकिन जो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट था वो एक अलग लेवल पे ही था, कि हमें लगा कि हमने कुछ एकम्प्लिश किया है, हमने कुछ पा लिया है। और एक सभी 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 लोगों के गले मिल रहे थे, मैटर नहीं कर रहा था कि मैं आपके टीम का हूँ, मेरी आपसे दुश्मनी है, मेरी आपसे दुश्मनी है नहीं, मैटर नहीं कर रहा था। हम सब वहां पे फाउंडर्स थे और हम सब सभी प्राउड थे कि हम अभी टॉप ऑफ द वर्ल्ड बुर्ज खलीफा में। तो वो एक फीलिंग थी। तो ये तो आपको कई कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें आप सिर्फ वर्चुअली जानते होंगे और आपकी फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई होगी। तो डेफिनेटली आप जब पहले विजिट में तो आपको आई थिंक जितने भी एलसीज वगैरह लीडर्स आपको मिल चुके होंगे, और सेकंड में आपको जो दूसरे जो लोग गए थे जो बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं वेबिनार्स के सिलसिले में, आई थिंक एक अच्छा एक डिसीजन था मिस्टर ऐश का उन सबको ट्रिब्यूट के लिए, उनको अप्रिशिएट करने के लिए। आई थिंक अप्रिसिएशन से काफ़ी हौसले बढ़ जाते हैं और हमें हमें यानी मोटिवेशन मिलती है हम आगे हमने क्या कर रहा है। अच्छा सर, वो मोमेंट बताइए कि जब बुर्ज खलीफा में आपने वो देखा, तो वो क्या चीज थी, वो अपनी फीलिंग बताइए, क्योंकि मैं हम तो वर्चुअली देख रहे थे, लेकिन आप आई डोंट नो कि उस वक्त आप सही तरह उस चीज को देख सके या नहीं देख सके, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि जब आप एक कहीं होते हैं, इवेंट में होते हो, तो वहां पर तो काफी चीजें होती चल रही होती हैं, लोग भी होते हैं, शोर भी होता है, तो शायद आप उस तरह उस चीज को नहीं देख सके या एंजॉय नहीं कर सके। तो वो अब जब आप बात कर रहे थे उससे हमें अंदाजा हो गया था, जब आप बार बार ऐसे बात करने के लिए बात कर रहे थे, तो उधर वो कोई और डिस्कशन चल रही थी, तो मुझे आइडिया हो गया था कि नीरज जी को नहीं पता चल रहा कि उधर क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ शोर है, क्योंकि आई थिंक वो कैफेटेरिया में आप बात कर रहे थे। तो वो तो वहाँ का बताएं, वो कैसा फीलिंग थी जब बुर्ज खलीफा वाली जब ऐड चली थी। डेफिनेटली पहले तो बुर्ज खलीफा में एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो पूरा एक सरप्राइज था। और एक जैसे जैसे एक होती है ना फीलिंग, यानी कि आप फॉर एग्जांपल मैं एक क्रिकेट फैन हूँ,
तो क्रिकेट में आप अगर टीवी पे रिकॉर्डिंग देखते हो और एक लाइव ऐसा देखते हो तो अलग अलग फीलिंग होती है। तो यहाँ पे मेरे को वो जो लाइव का फीलिंग आ रही थी यहाँ पे, यानी जब भी वो अनाउंस हुआ हमें तो लगा कि हम लॉन्च हो गए। हमें हमें तो लगा कि हम लॉन्च हो गए। और सभी गले, जैसे मैंने बोला कि सभी गले मिल रहे थे, कि बहुत बहुत खुश थे, एम्प्लॉयज भी बहुत खुश थे। दोनों दोनों यानी एम्प्लॉयज भी खुश थे, फाउंडर्स भी खुश थे। एक बहुत एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था। वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। वो एक्सपीरियंस, कुछ चीजें एक्सपीरियंस करनी होती है, ये बता के नहीं होती। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मुझे इससे पहले भी मैंने कुछ इंटरव्यूज दिए हैं, तो जो हैदराबाद ऑफिस जा चुके थे, और उन सब की फीलिंग सेम ही थी। और उन्होंने उनकी जो जो भी उनकी खातिर तवाज़े, हॉस्पिटलिटी की तारीफ की, और बहुत सारी चीज़ों की तारीफ की कि उन्होंने कैसे रिसीव किया, कैसे उन्होंने केयरिंग की, जैसा कि आप बता रहे हैं। और जो जो फीलिंग थी वही उन्होंने बयान की। और बुर्ज खलीफा की अगर बात करें तो मेरा इस लिहाज से थोड़ा मुझे थोड़ा हौनो इसलिए भी है कि मैं दुबई में रह चुका हूँ। बुर्ज खलीफा के अंदर तो नहीं जा सका, क्योंकि मुझे पता है कि 150 दिरहम आई थिंक इतनी अमाउंट होती है, आपको खर्च करनी पड़ती है सिर्फ विजिट के लिए। और वहां पर भी आप हर जगह नहीं जा सकते, जो अलाउ चीजें होती हैं वहीं जा सकते हैं, आप विजिट कर सकते हैं। और वहां पर अगर आपने कोई आपकी एड चल रही है, तो एक तो आपको काफ़ी अप्रोच करनी पड़ती है, आपकी कंपनी, आपका लेवल बहुत बड़ा होना चाहिए। हर कंपनी वहाँ पे अपनी ऐड नहीं चला सकती। फिर वहाँ पर आपको जैसे इंडियन रुपीस में बताया था, 50 लाख रुपए 3 मिनट के लगते हैं ऐड चलाने के, जो कि हर हफ्ते चला करेगी। तो कंपनी के विजन का अंदाजा होता। फिर दुबई माल में जा चुका हूँ, मुझे पता है कि दुबई माल बहुत बड़ा है। उसमें क्यूरम भी मैंने देखा हुआ है जहाँ पर वो ऐड चल रही थी। तो उसको अगर जल्दी जल्दी में विजिट करें तो एक दिन बड़ी मुश्किल से लगता है दुबई मॉल को, यानी इतना बड़ा दुबई मॉल है, वहाँ पे 120 स्क्रीन का लगना। और फिर जब अप्रैल को 15 अप्रैल को तो फिर उन्होंने मजीद सरप्राइज कर दिया, और जो बाहर का जो सारा व्यू दिखाया, स्क्रीन दिखाई, तो ये एक शानदार आगाज था। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा ये कुछ लोग इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है, कितनी बड़ी चीज है। और कहते हैं कि क्या हुआ है, अपडेट क्या, फिर भी कुछ लोग पूछते हैं कि अपडेट क्या है। तो मैं चाहता हूँ आप उन्हें बताएंगे कितनी चीज स्पेशल थी। और ये भी बताइए कि आपके ख्याल में नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट की अपडेट भी दे दीजिए प्लीज। ओके, तो इसके मैं बताऊंगा कि ये क्यों खास है। क्योंकि दुबई मॉल में 3 लाख लोग रेगुलरली आते हैं। मोहम्मद कमाल ने बोला था, जब भी हमारी मीटिंग हुई थी रिसेंटली, तो उन्होंने बोला था कि 3 लाख लोग ऑन ए डेली बेसिस आते हैं। अब वहां पे ओलंपिक साइज ओलंपिक साइज का वो आइस स्केटिंग का है, रिंक, आइस रिंक बोलते हैं। वहां पे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंडोर एक्वेरियम है। सबसे लाइक लाइक 128 स्क्रीन का थिएटर है। और बाजू में बुर्ज खलीफा है। तो ये सभी जगह पे, प्लीज अंडरस्टैंड कि दुबई में अगर आप दुबई का पॉपुलेशन देखें, और आपको भी ये मालूम रहेगा कि दुबई में लोग जो वहां पे नेटिव जो है वो कम है, और जो बाहर के लोग हैं वो ज्यादा है। और ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर देशों से आते हैं, क्योंकि ये बहुत एडवांस्ड नेशन है, और बहुत यानी ईज ऑफ बिजनेस बोलते हैं, वो भी एकदम सिंपल है बिजनेस के लिए। तो होगा क्या कि ये यहाँ पे सिर्फ दुबई पॉपुलेशन नहीं है, यहाँ पे पूरा ग्लोबल पॉपुलेशन आ रहा है। तो ये जगह पे हमारे जो एडवर्टाइजमेंट्स है, फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा कि एमआर एंटरटेनमेंट के साथ हमारा जो एडवर्टाइजमेंट का हमने सेटअप किया है, वो एक मेजर प्लेयर है। और यहाँ पे सबका उनका लेने, ये सब एडवर्टाइजमेंट्स हमने खरीदे हैं पूरे। तो यहाँ पे अगर एक जगह पे जाओगे, मैं पहले भी ये बोला था कि एक जगह पे जाओगे आपको ऑन पैसिव दिखेगा।
आप दूसरे जगह पे जाओगे, उधर भी ऑन पैसिव देखेगा, तीसरे जगह पे जाओगे, उधर भी ऑन पैसिव देखेगा। तो आपके मन में वो एक कॉन्शियसनेस या अनकॉन्शियसली आपको मन में चालू रहता है कि अरे ये मेरे को हर जगह दिख रहा है क्या ये? तो आप जाओगे, वो देखोगे वेबसाइट पे, और ये यही इसी को मार्केटिंग बोलते हैं। तो लोगों को समझना पड़ेगा कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। बुर्ज खलीफा में तो आपने देखा, वो तो फैंटास्टिक है। बहुत मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया था, बहुत से कंपनीज है, बॉलीवुड कंपनी, सॉरी कंपनी नहीं, बॉलीवुड मूवीज और दूसरे हॉलीवुड मूवीज भी, लेकिन वो सिर्फ एक एक दो ही लेते हैं ऐड और दिखाते हैं। यहाँ पे हमने एवरी वीक हमारा ऐड होगा नियरली, तो बहुत यानी सब लोगों को दिखने वाला है, आप छुप नहीं सकते। अगर आप दुबई में है और आपने ऑन पैसिव नहीं देखा, तो आई थिंक आपने दुबई नहीं देखा। तो ऐसे होने वाला है। तो प्लीज प्लीज ये समझिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बस यानी अवेयरनेस होने वाला है कि ऑन पैसिव है क्या, और डेफिनेटली ऐसे ही लोग ज्वाइन हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा कैंपेन है। और मैं इतना ही बोलूंगा, तो अभी तो शुरुआत हुई है। आई थिंक एज सर लास्ट वेबिनार में बोला था कि जैसे क्रिसमस होता है वहां उतना वैसे ही ईद का टाइम होता है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ और भी है वो टाइम पे। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, एंड आई थिंक ऑल फाउंडर्स को भी बोल रहा हूँ कि आप एक्साइटेड रहिए कि डेफिनेटली आगे का टाइम बहुत इंटरेस्टिंग है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये अभी ईस्टर का वीकेंड चल रहा है इनका, और ईद भी हमारी 2-3 मई को है, 2 या 3 मई को। तो डेफिनेटली उनके बड़े प्लान होंगे। और मैं अगर बात थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा बुर्ज खलीफा के बारे में, क्योंकि मैं दुबई में रहा भी हूँ। एक तो इसके नाम पर काफ़ी गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 15 रिकॉर्ड हैं। एक तो टॉलेस्ट बिल्डिंग, हाईएस्ट स्ट्रक्चर, हाईएस्ट रेस्टोरेंट, हाईएस्ट नाइट कैफे, और सबसे ज़्यादा फ्लोर जिस बिल्डिंग के हैं। और जैसा कि कल मैं सुन रहा था मोहम्मद कमाल के साथ, एक तो मैं उनका थैंकफुल हूँ कि हम सबको थैंकफुल होना चाहिए कि उन्होंने इतनी एफर्ट की हमारे लिए ये सब कुछ किया, और उनको उनके लिए क्लैप बनती है। लेकिन कल मैं आपका इंटरव्यू जो आपने टीम चैंपियन में उन्हें इनवाइट किया था, तो उन्होंने बताया था कि हाईएस्ट ऑफिस है गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तो ये आया है, जब आएगा तो वो भी बन जाएगा आई थिंक हाईएस्ट पे। तो ये एक एक तो मिस्टर एज मुफारे ने जब कहा था वी आर एट द टॉप, हम आसमान से भी ऊपर नजर आएंगे, शायद उस वक्त मुझे समझ नहीं आई। लेकिन जब मैंने रिसर्च की, पता चला कि 151 फ्लोर में है, और वहाँ पर तमाम जो ऑफिस कॉर्पोरेट स्वीट्स नहीं है, रेजिडेंस भी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, और बहुत सारे मैकेनिकली भी फ्लोर्स हैं जहाँ जो कि ऑपरेट होते हैं। तो 149 से लेकर 154 तक जो फ्लोर हैं वो ऑफिस के हैं। लेकिन 151 से ऊपर जितने भी ऑफिस हैं वो खाली हैं। इट्स मीन इसमें हम सबसे ज्यादा टॉप पर हैं। और 148 जो फ्लोर है वहाँ पे एक स्काई ऑब्जर्वेटरी है। अगर आपको पता हो, वहाँ पे दूरबीन टाइप की चीजें लगी होती है, लोग आसमान को देखते हैं 148 फ्लोर पे जाकर। तो वो जो कहते हैं ना, ईयर पॉप होने की बात करते हैं, तो अगर आप लिफ्ट में जाएंगे तो आपके कान दर्द करना शुरू हो जाएंगे। तो वो इस सेंस में बात की। तो वो 148 में जाके लोग आसमान देख रहे हैं, उससे भी 3 फ्लोर ऊपर हमारा ऑफिस है। तो हम आसमान से भी ऊपर हो गए। अभी तो बल्कि उन्होंने एक और बात की थी, मैं सोच में पड़ गया हूँ, कहते हैं हम स्पेस स्टेशन से भी और पैसे भी नजर आएगा। पता नहीं बुर्ज खलीफा की बात की या इससे भी बड़ी कुछ चीज है। तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में कि क्या होने वाला है, कैसे बड़ी? और ये उन्होंने कहा था नेक्स्ट इवेंट बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा यानी शॉकिंग होगा आपके लिए। तो आपकी क्या राय है इस बारे में? मेरी मेरे डेफिनेटली मैंने भी यही सुना था कि स्पेस स्टेशन से होगा, और तभी से मैं गुस्पिंदर का दिमाग खा रहा हूँ कि भाई आप बताइए मेरे को क्या है। अब लेकिन उनको भी मालूम नहीं है। तो डेफिनेटली बहुत एक्साइटेड हूँ कि क्या रहेगा। तो लेकिन एक एक डिसाइड किया है कि क्योंकि ओवर थिंक करते हैं ना, तो हमें ही तकलीफ होती है। फॉर एग्जाम्पल अभी स्पेस स्टेशन होगा क्या, ये होगा क्या,
तो उससे हमें ज्यादा तकलीफ होती है। तो मैंने डिसाइड किया कि जब भी होगा तभी होगा, तो उसके बारे में सोचते नहीं, खाली फिली मन में वो एक क्यूरियोसिटी रहती है। तो लेकिन बहुत एक्साइटिंग रहेगा जो भी होगा। अच्छा, मेरा जो ख्याल है ना, इसका इसका मकसद सिर्फ ये है कि अगर आप खला से स्पेस से जब देखेंगे जमीन में, तो वो बिल्डिंग नजर आएगी। तो वो या तो बुर्ज खलीफा की ही बात है कि उन्होंने क्लिनिक, या फिर कोई ऐसी बिल्डिंग शायद हमारी अपनी हो। कुछ भी पॉसिबल है, एवरीथिंग पॉसिबल। तो इनके प्लान का पता चलता है फिर जब हर चीज हमारी अपनी है, डाटा सेंटर अपनी है। तो मैं तो कहता हूँ एक कंट्री भी हमारा अपना होना चाहिए ऑन पैसिव के नाम से, जहाँ पे तमाम फाउंडर्स रहे। और बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जिनकी जो जो पॉपुलेशन है 1.3 मिलियन से भी कम है। डेफिनेटली। और वासिम भाई, आपको मालूम है मैंने एक्चुअली इस पे रिसर्च किया था कि कोई ब्रोकर है क्या कि जो एक आइलैंड ही खरीद सके। और आपको ताज्जुब रहेगा कि बहुत से ब्रोकर्स हैं और बहुत से आइलैंड्स अवेलेबल है। अभी सिर्फ पैसा आना बाकी है और उनको कांटेक्ट करना बाकी है, ये दो ही चीजें बाकी है। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल ये डेफिनेटली। और असल में आइडियाज बहुत हैं, और इंशाल्लाह हम सब करेंगे, और दूसरों के लिए भी करेंगे, अपने लिए भी करेंगे। और नॉर्मली इससे पहले तो ये होता रहा था ना कि हम अपनी फाइनेंशियल टेंशनों से ही बाहर नहीं निकल पाते थे कि दूसरी चीज सोचते। अब ऑन पैसिव ने हमें ये मौका दिया है कि हम दूसरों के बारे में भी सोच सकें, अपने बारे में भी सोच सकें। तो नीरज जी, आपसे आई थिंक कई घंटे बात हो सकती है। तो अब काफ़ी टाइम हो गया, इंटरव्यू काफ़ी लंबा हो गया है। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया, और आपका बिजी स्केड्यूल होता है, और उसमें से आपने इतना ज़्यादा टाइम दिया इंटरव्यू के लिए, और मेरे हर क्वेश्चन का जवाब दिया जो कि हमारे फाउंडर ने पूछा, और बहुत चीज़ें अच्छी तरह एक्सप्लेन की। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। आप कुछ कहना चाहते हैं, आखिरी अल्फाज, कुछ लास्ट वर्ड्स फॉर पाकिस्तानी फाउंडर्स? डेफिनेटली। फर्स्ट ऑफ ऑल वासिम जी, थैंक यू अपॉर्चुनिटी के लिए, सब ये इंटरव्यू के लिए। सभी फाउंडर्स को बताना चाहता हूँ, कोई भी पाकिस्तानी फाउंडर्स है, इंडियन फाउंडर्स है, ऑल ओवर द वर्ल्ड फाउंडर्स, कि एंजॉय द प्रोसेस। आप एक बहुत अच्छे बिजनेस में हो। आपका आपके जो सीईओ है वो वंडरफुल है। और डेफिनेटली हम आगे जाके सभी लोग मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।